ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। गुड आफ्टरनून। CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं अनुज सिंगल और दिल्ली से मेरे साथ जुड़ेंगे वीरेन और शायद मेरे एंकरिंग करियर का सबसे लंबा 1.5 घंटा वीरेंद्र आज की मार्केट को देखकर। और अनुज यकीन मानिए ये हफ्ता मैं मतलब 10:30 के बाद 1:30 बजे तक मैं यही सोचता रहा, मैं कंटेंट जुटाता रहा कि यार क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। बड़ा मुश्किल हो गया 1.5 घंटा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट अनुज के यही निकल जाए वैसे ही जैसे ये पूरा हफ्ता निकला अनुज। एब्सोल्युटली निकाल लेंगे खैर और कुछ ट्रेड्स भी लेकर आएंगे ऑब्वियसली आपके लिए। लेकिन जो सुबह भी बात की थी कि जबरदस्ती ट्रेड मत खोजिए, आज शायद ट्रेड्स का दिन है नहीं, आज शायद शांत बैठने का दिन है। लेकिन चलिए पहले हेडलाइंस इस समय की। सोमवार के लो तोड़ने के बाद बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी। निफ्टी 17,600 के ऊपर आने की कोशिश में। बैंक निफ्टी और मिड कैप शेयरों में ज्यादा दबाव। बाजार को संभालने में आईटीसी का बड़ा योगदान। करीब 1.5% की तेजी के साथ नई रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचा आईटीसी का भाव। मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के पार पहुंचा। देश की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी बनी। HDFC को भी छोड़ा पीछे। ओबेरॉय रियल्टी के बिजनेस अपडेट्स के बाद प्रॉपर्टी शेयरों में दबाव। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.5% टूटा। पेनिनसुला लैंड, शोभा ओबेरॉय, DLF 6% तक टूटे। आज की गिरावट में मेटल शेयरों ने भी अपनी चमक खोई। मेटल इंडेक्स करीब 2% नीचे। जिंदल स्टील, सेल, हिंदाल्को टाटा स्टील जैसे दिग्गजों में करीब 2 से 3% तक की गिरावट। अच्छे आउटलुक के चलते फुटवेयर शेयरों में आज भी तेज चहलकदमी। मिर्जा, खादिम, लिबर्टी जैसे शेयर 10% तक ऊपर। और आज शाम को आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। CNBC आवाज पोल के मुताबिक चौथी तिमाही में 12% बढ़ सकता है कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा। रिलायंस रिटेल और जियो की तरफ से भी दमदार की उम्मीद। ओके चलिए, मैंने जब ये ग्राफिक्स भेजे थे तब निफ्टी था 17,560 के करीब, अब वापस 17,594 पर, लेकिन फिर भी 17,604 पर आ गया फिर से एक बार, फिर उस लेवल को रिक्लेम करता हुआ। लेकिन मैं जैसा कह रहा था, इसको मैं एक मिनी ब्रेकडाउन का टर्म दे रहा हूँ, क्योंकि आज आखिरकार हमने मंडे का लो तोड़ा इंट्राडे में। तो इंट्राडे में तो हमने एक लो तोड़ा है, तो इस हिसाब से एक मिनी ब्रेकडाउन हो गया। प्लस एक और रीज़न जिसकी वजह से इसको मैं मिनी ब्रेकडाउन कहूँगा कि आज सुबह से मिड कैप शेयरों में अच्छी खासी सेलिंग है। तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से मैं इसको एक मिनी ब्रेकडाउन की डेफिनेशन दे रहा हूँ। 1:2 का एडवांस डिक्लाइन। बैंक निफ्टी की अगुवाई में आज गिरावट आई है, वो एक और फैक्टर है जो मार्केट लीडिंग सेक्टर है। हालांकि वो भी अब रिकवर हो गया वापस और 42,000 नहीं तोड़ रहा है और बस 1.5 घंटा बाकी है। और लास्ट का 1 घंटा तो वैसे ही काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है। वो 230 फैक्टर प्लस रिलायंस के नंबर से पहले, ICICI बैंक के नंबर से पहले और वीकेंड से पहले मार्केट क्या डायरेक्शन लेगा या डायरेक्शन नहीं लेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक मोरलेस इस बाजार ने उस रेंज को होल्ड किया जिसकी हम बात कर रहे थे सुबह भी। दैट वाज 17,577 वो मंडे मॉर्निंग का लो, और वो 700 का कॉल लेटर तो इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके बैठा है कि पूछिए मत। 42,000 निफ्टी बैंक भी वॉलेट नहीं हो रहा है। लेकिन आज सुबह जब 10:30 पर हम कार्यक्रम छोड़ रहे थे तो मार्केट ब्रेथ खराब हो रही थी। बट दिक्कत यह है कि अब आईटीसी चल रहा है, तो ऐसे में दुविधा बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये आखिरी के 1.5 घंटे में एक इंडेक्स का ट्रेड अच्छा बनता है या फिर अवॉइड कर दें इसको? क्या पूछ रहेगी इंडिसेस पे, स्पेशली यूएस फ्यूचर्स को देखने के बाद? नहीं वीरू, आज देखिए बिल्कुल ये हफ्ता पूरा वॉश आउट है, इसको राइट डाउन ही मान के चलिए। आज भी देखिए पैसा बहुत मुश्किल से बना होगा। बैंक निफ्टी में बस वो एक जो सेलोन रैली की आज अप्रोच थी हमारी सुबह इंट्राडे में, प्योरली इंट्राडे, याद है कि ये सेलोन रैली की अप्रोच इंट्राडे थी, वो जरूर चली होगी। लेकिन उसके अलावा लोअर लेवल से वहां भी बाइंग आ गई। देखिए निफ्टी में आज क्या हुआ, आज फिर हम लोअर लेवल पर आए और ऑलमोस्ट जब वो लगने लगा कि ब्रेकडाउन हो गया 17,555 तक गए आज हम, वहां से फिर पुल बैक आ गया फिर से 50 पॉइंट का।
ऐसी मार्केट को आप नहीं ट्रेड कर सकते। या तो जैसा हम सुबह कह रहे थे, इस मार्केट में आप 30-40 पॉइंट दोनों साइड आपको मिल जाए तो बस वो लेकर खुश रहिए, ज़्यादा की उम्मीद मत करिए। इस मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। और आज आईटीसी ने ब्रेकडाउन बचा लिया। आज एक्चुअली आईटीसी ने बहुत हेल्प की है निफ्टी की, वरना एक ब्रेकडाउन हो जाना था। जिस तरीके से बाकी के शेयर्स मूव दिखा रहे थे, आज जिस तरीके से आईटीसी ने बचा लिया करीब करीब ये 1.5-2% के मूव के साथ। और देखिए आज बड़े फाइनेंशियल्स में बिकवाली थी। अच्छा, बिकवाली से मेरा मतलब है 1% का डाउन टेक, ऐसा नहीं है कि कोई 4-5% गिर गए स्टॉक्स। 1%, आधा %, ये इस टाइप के मूव्स हैं। और ये देखिए लोअर लेवल से फिर रिकवरी इस समय। लेकिन आपने 17,700 की बात की थी, मैं तो आज 17,650 की कॉल देख के हैरान था। 17,650 की कॉल में बिल्डअप देखिए आज किस लेवल का बिल्डअप हुआ है। एक बार जरा वो कॉल आएगी आपके स्क्रीन पर, वो देखिए वहाँ पर 226% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 17,650 की कॉल में। इस लेवल की कॉल राइटिंग हुई है वहाँ पर। और जबकि अभी तो 3 पूरे दिन इस सीरीज में बाकी हैं, तो वो आपको बता रहा है किस तरीके का मार्केट में एक ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप ली हुई है। ये पिछले मेरे ख्याल से लास्ट वीकली एक्सपायरी में पूरा ऑप्शन बायर्स ने जबरदस्त पैसा बनाया। इस पूरे वीक ऑप्शन राइटर्स का रहा है। और देखते हैं मंडे ऑनवर्ड्स चीज थिंग्स बदलेंगी या नहीं। बैंक निफ्टी में देखिए आज एक्चुअली इवन जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था उससे भी 100 पॉइंट पहले ही फिसला। उसके बाद सपोर्ट लिया उसने एग्जैक्ट 42,000 पर जाकर, 42,350 400 के बीच में जाके फिसला और 42,000 पर सपोर्ट लिया उसने। लेकिन इतने छोटे पॉइंट रेंज में बैंक निफ्टी घूम रहा है कि आप क्या ट्रेड करेंगे। 41,800 सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मुझे लगता नहीं वो टूटेगा। लेकिन बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं कि बहुत टफ मार्केट है ट्रेडर्स के लिए। तो इस समय बिल्कुल कोई बड़ी ट्रेड्स है नहीं इस मार्केट में। जी हाँ, टफ मार्केट है। और आई थिंक टिप्पणी करना कभी कभी आसान होता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना मुमकिन नहीं होता है। और अगर एक ब्रेकडाउन स्क्रीन पे आ भी रहा था तो उस आईटीसी के इन्वर्स इक्वेशन ने आईटीसी चला और आईटीसी ने वो सारा का सारा, अगर आप देखें जो तथ्य था कि भाई 577 वॉलेट होगा तो चांसेस हैं कि हम 17,500 या फिर 488 के जोन को छुएं या फिर नीचे जाएं, वो इसने इक्वेशन खराब कर दी। और एक दूसरा हो गया एचडीएफसी और टीसीएस। आज आईटी पुल बैक मोड में थोड़ा सा। खैर एक काम करते हैं, कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं अनुज, जहां पे स्विंग अच्छे हैं, जहां ओआई एडिशंस काफी स्ट्रांग हुए हैं। देखिए मेटल्स में आज काफी शॉर्ट बिल्डअप है। एनएमडीसी, सेल, टाटा स्टील, यहाँ पे आज काफी शॉर्टिंग है और काफी हैवीएस्ट शॉर्टिंग है। 16.6%, सेल में लगभग 13%, टाटा स्टील में लगभग 9% की। और मेटल्स के साथ सीमेंट में कल भी काफी शॉर्टिंग थी। सीमेंट में डालमिया भारत 11%, श्री सीमेंट करीब 8.5% और रैमको सीमेंट्स में लगभग 7.25% की अगर आप देखें शॉर्टिंग हुई। और रियलिटी में आज रियलिटी भी अगर आप देखें पेन में है। जरा एक बार डीएलएफ का चार्ट लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। आज सुबह इनफैक्ट डीएलएफ के स्ट्रक्चर पे बात भी हुई थी। डीएलएफ आपकी स्क्रीन पे 406 पे सुबह ही क्रैश हुआ और काफी शॉर्टिंग यहाँ पे हुई। एंड सेम इज द केस विद ओबरा रियलिटी। ये कुछ ऐसे कंपनीज जहाँ पे आज काफी शॉर्टिंग हुई है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, कुछ ट्रेंडी स्टॉक्स पर फोकस करते हैं और उसके बाद चलते हैं। ये था डेरिवेटिव्स का हाल। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जहाँ पे आज एक ट्रेंड नजर आ रहा है और ओआई एडिशंस काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। अनुज, कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स? बिल्कुल, इनफैक्ट ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर फिर नज़र डाल लेते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? मंदी के ट्रेड से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा नीचे है मार्केट। टीवीएस मोटर, अच्छा देखिए टीवीएस मोटर में वो जो बस चल रहा है कि वो सब्सिडी 2024 के बाद नहीं कंटिन्यू होगी। 2024 में बहुत टाइम बचा है, लेकिन मार्केट ने आज रिएक्ट कर दिया। 3.5% स्टॉक नीचे। इंडिया मार्ट 3% नीचे। आईसीआईसीआई प्रू सुबह नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा था और डेटा पर रिएक्ट कर रहा था, लेकिन स्टॉक नीचे 2.25%। और सिटी यूनियन बैंक करीब 1.5% नीचे। और अब देखते हैं तेज़ी वाले शेयर्स। वोडाफोन आइडिया हालांकि सुबह 10% तक ऊपर गया था, अब थोड़ा सा हल्का हुआ है। और अरबिंदो फार्मा ये भी करीब 1.5% ऊपर। लुपिन करीब 2% ऊपर। और बर्जर पेंट्स ये भी करीब 1.5% ऊपर। चलिए अब बताते हैं हमारे साथ आज के शो में कौन जुड़ेगा। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं सिद्धार्थ खेमका। टेक्निकल कॉल्स के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे रुचित जैन, कविता जैन, राजेश सतपुते, प्रकाश गाबा, समीर चौहान और सुदीप शाह। 2:15 बजे नीरज बाजपेयी से जानेंगे आज कैसे होंगे शाम को आने वाले रिलायंस के नतीजे, प्लस ये जो उनकी एक बोर्ड मीटिंग आने वाली है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर, उस पर भी बातचीत होगी। 2:30 बजे मनीषा जी जुड़ेंगे हमारे साथ। कल अक्षय तृतीया से पहले जानेंगे सोने का हाल। 2:40 पर होगा 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन लेंगे रुचित जैन से। कविता जैन लेंगे आज का एफएनओ सुपरस्टार। राजेश सतपुते से लेंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा लेंगे सिद्धार्थ खेमका से। 2:45 बजे सुमित से जानेंगे कैसे होंगे शनिवार को आने वाले आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे निर्मल बांग,
इंस्टीट्यूशनल एक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा, और 3 बजे यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर फोकस, और 3:10 पर BTST या STBT ट्रेड्स लेंगे, और उसके बाद खिलाड़ी अपडेट भी लेंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, अब जोड़ना शुरू करते हैं हमारे गेस्ट को एक एक करके। मार्केट्स में इस समय फिर फ्लैट कारोबार, लेकिन बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स ये दोनों आज खासे दबाव में। गुड आफ्टरनून गाबा सर। आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए आप इस समय क्या ट्रेड लेंगे? लॉन्ग साइड, गुड आफ्टरनून टू यू। वेल, स्टॉक जो पसंद है इस वक्त मुझे वो है गोदरेज कंज्यूमर। डिफेंसिव बेट है, लो बीटा है, लेकिन 984 पे ट्रेड कर रहा है, टारगेट 1000 के करीब है, स्टॉप होगा 975। गोदरेज कंज्यूमर बाय। गोदरेज सीपी आपकी स्क्रीन पे इट्स 983.60। और देखिए इस दौर में एफएमसीजी स्पेस में अगर कुछ स्ट्रॉन्ग रहा है तो वो है गोदरेज सीपी और आईटीसी, दो स्टॉक्स जो हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे। कविता जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका कन्विक्शन ट्रेड। हाय, वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी। सो कन्विक्शन ट्रेड है बाटा इंडिया पर। बाटा इंडिया एज ऑफ नाउ 1479 के लेवल्स पर है और ऑन डेली चार्ट ये अपनी 50 डेमा के ऊपर निकला है। मुझे लगता है इसमें फर्दर स्ट्रेंथ बिल्ड होते हुए दिख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड के चलते भी यहाँ पर एक पोजीशनिंग बन सकता है। 1464 फिलहाल 1479 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है 1508, 1530 इन लेवल्स के लिए बाटा इंडिया पर एक ट्रेड इनिशिएट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1464। ओके, बाटा इंडिया पर इस समय बाय करना है आपको, और कल से बाटा इंडिया एक अच्छा ट्रैक्शन आपको दिखा रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है आपके लिए। राजेश जी गुड आफ्टरनून। राजेश जी आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर जो है वो पेंट स्टॉक्स पे है, पीडीलाइट पे भी है, तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट, पीडीलाइट, ये जो तीनों एक साथ ही जनरली चलते हैं। तो अगर मुझे एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन एशियन पेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टेक्निकली देखें तो स्ट्रक्चर बेहद स्ट्रॉन्ग है। 50 डे में को रिस्पेक्ट किया, पिछले 5-6 दिन का जो हाई था वो भी इसने सरपास किया विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेम इन ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट देखे करीबन 6% का जंप है, तो मुझे लगता है आज एशियन पेंट पर नजर होनी चाहिए। सो इट्स अ बाय इन एशियन पेंट। 2880 के आसपास फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, लॉन्ग करे। स्टॉप लॉस रखे 2860 का, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। इसका पहला रेजिस्टेंस रहेगा करीबन 2910 के आसपास, 2910 पहला टारगेट। अगर वो सरपास होता है तो फिर मुझे लगता है एक बड़ा टारगेट अनफोल्ड होगा, कम से कम 2960 तक। तो यहाँ पे दो टारगेट के लिए बाय करे एशियन पेंट। ओके, आपका ट्रेड हो गया यहाँ पे एशियन पेंट्स एट 2881। स्क्रीन पे फ्यूचर्स में गया। रुचित भी हमारे साथ हैं। रुचित गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा? नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट मेरा पिक भी आज पेंट सेक्टर में से ही है। बर्जर पेंट्स में मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। सो आइडियली लगभग 2 साल का एक करेक्टिव फेज हमने ज्यादातर सभी पेंट स्टॉक्स में देखा है। बर्जर पेंट में भी हाई लेवल से काफी करेक्शन हुआ है, लेकिन ऑफ लेट जो हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक ने फिर से शुरुआत की है। तो ये देख के हमें लग रहा है कि स्टॉक में स्लोली एंड ग्रेजुअली अब फिर से कॉन्फिडेंस आने लगा और एक अच्छा मूव हो। सेकेंडली अब क्रूड ऑयल पे भी देखेंगे तो पिछले 5 महीने से नवंबर एंड से जब भी क्रूड ऑयल 83, 84 के आसपास आता है तो वो लेवल्स के आसपास से फिर से करेक्शन आ जाता है। तो और इस बार भी एग्जैक्टली 84 के आसपास का हाई बना के लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन में फिर से डाउन मूव का रिजम्पशन हुआ है। तो फॉलिंग क्रूड ऑयल में जनरली हम देखते हैं कि इन्वर्स कोरिलेशन रहता है पेंट स्टॉक्स के साथ में। तो बर्जर पेंट करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 573 का स्टॉप लॉस रखिए, शॉर्ट टर्म में 620 के टारगेट्स ये स्टॉक में दिखाई दे सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, इस समय की कॉल्स पूरी हुई और अब थोड़ा मार्केट का एक बार फिर से जायजा लिया जाए। आज आईटीसी ने शानदार मूव दिखाया है और उसी ने कमान संभाली है, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में HDFC लेकर आई जरा एक बार चार्ट HDFC का इंट्राडे। हालांकि फ्लैट है स्टॉक, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी इस स्टॉक ने दिखाई है, तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। लेकिन दूसरी तरफ HDFC की बाकी स्टॉक्स AMC और लाइफ ये लो पॉइंट पर है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट में आज ट्रेड्स हैं। SBI लाइफ सुबह इंश्योरेंस स्टॉक्स चले अच्छे से, लेकिन मतलब खुले अच्छे, लेकिन उसके बाद एक एक करके सब स्लिप हुए, काफ़ी ज़बरदस्त स्लिप हुए, और सारे के सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स अब लोअर लेवल पर। गाबा सर, SBI लाइफ का चार्ट देखिए, कुछ ट्रेड बन रहा है यहाँ पर। SBI लाइफ वीक लगता है, अपर रीजन पे सेलिंग है। इनफैक्ट हायर मंथली टाइम फ्रेम देखा है तो एक एग्जॉशन नजर आ रहा है। पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखिए 1106 पे चल रहा है ट्रेड। 1080, 1090 एक पॉसिबिलिटी है। स्टॉप होना चाहिए 1117 का SBI लाइफ पर, और शॉर्ट कर सकते हैं। यस,
संभव है कि थोड़ा और भी गिरावट आ सके। ओके ठीक है, तो ये एक ट्रेड सा वीरू, मार्केट में तो ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे करने को। अब वीकेंड आ रहा है, तो वीकेंड पे क्या करेंगे? मुझे आज नीरज जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सजेशन दिया है। एक सीरीज आ रही गर्मी, ये हिमांशु गर्मी, हाँ गर्मी, तिग्मांशु धूलिया जी की, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वो। तो उसको देखूंगा मैं। तो आप क्या करेंगे वीकेंड पे? अनुज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर सजेशन। गर्मी अगर तिग्मांशु धूलिया की है तो मैं जरूर देखूंगा। हाँ, आज ही रिलीज हो रही है। डिलीवरी भी अगर आप देखेंगे, आज ही रिलीज हो रही है। पॉलिटिकल थ्रिलर है, तो जरूर देखूंगा मैं। हाँ। वैसे मुझे आज, हाँ, मुझे शाम को आज एक इनवाइट है, एक आर्मी का प्रोग्राम है। आई मीन उसमें छोटा सा इनवाइट है, 2-3 घंटे की एक सेरेमनी है, उसमें जाऊंगा मैं। कभी नहीं छोड़ता मैं। बट आपने अगर ये बोला है कि तिग्मांशु धूलिया की ये सीरीज है तो मैं जरूर देखूंगा गर्मी। हालांकि मैंने एक और सीरीज आइडेंटिफाई करके रखी है, कुछ देर में आपको उसका नाम बताऊंगा मैं। मेरा मन वही देखने का है। अच्छा, इस पैनल से भी पूछ लेते हैं कि क्या क्या उनका प्लान है वीकेंड। हालांकि एक विकल्प है प्रकाश सर के पास, वो दिखाए हैं, वो विकल्प है। कविता जी, वीकेंड प्लान्स, ये बाजार तो शायद आपको कुछ देने के मूड में है नहीं अभी इस वक्त। वीकेंड प्लान्स क्या है आपके इस बार के? स्पेशली कोई खास मूवी? सो वीरेंद्र जी, एज सच वीकेंड प्लान ये है कि हम लोग एक इवेंट करने वाले हैं, तो सैटरडे तो फॉर श्योर उसमें जाने वाला है। बट एक सीरीज आप ही ने शो पर बताई थी और आई हैव गॉन थ्रू विद दैट। हैप्पी फैमिली एक सीरीज चल रहा है, तो वो कुछ एपिसोड्स में उसके निकाली हूँ अभी। तो आई वुड लाइक टू फिनिश दैट। बहुत ही प्यारा सा दैट सीरीज है। आई विल कंप्लीट दैट ऑन दिस संडे। हाँ, ये जो गर्मी बताई है ना अनुज को जिन्होंने, वो नीरज जी हैं। और ये हैप्पी फैमिली भी अनुज मुझे नीरज जी ने बताई थी। और मैंने बहुत दिनों बाद कोई कॉमेडी सीरीज, बहुत लाइट कॉमेडी, थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो वहाँ पे तड़का था यहाँ पे। बट अनुज देखिए आपने हैप्पी फैमिली? बड़ी अच्छी थी। नहीं, मैंने देखी नहीं। मैंने बट आप कह रहे हैं था कि अगर एक फैमिली ओरिएंटेड है तो फिर देख सकते हैं वैसे। वीरू, मतलब ये क्या, मतलब जॉइंट फैमिली को लेकर है या क्या? मतलब हाँ, जॉइंट फैमिली है। उसमें 3 पीढ़ियां हैं साथ साथ, और उसमें जो सबसे नीचे वाली पीढ़ी है वो थोड़ी मॉडर्न भी है, वो अलग होना चाहती है फैमिली से। बहुत अच्छी सीरीज है। मतलब मैं आपका मजाक जिक्र नहीं करना चाहता, बट देखिएगा, बहुत गजब सीरीज है। वीरू, पता है फैमिली पे एक राज बब्बर की एक्टिंग बहुत अच्छी है उसमें। चलिए ठीक है, फिर मैं जरूर देखूंगा। जब फैमिली की बात होती है ना, मुझे एक जो सीरियल हमेशा याद रहता है वो था देख भाई देख का। आई डोंट नो अगर आपने देखा था, वो बहुत पहले शेखर सुमन और नवीन निश्चल का था वो सीरियल। मेरे ख्याल से इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री में आज तक का सबसे अच्छा फैमिली ओरिएंटेड शो वही था। लेकिन बाकी पैनलिस्ट से पूछ लेते हैं। मैं बताऊं अनुज? हाँ बोलिए, बताइए। क्या होता था, केवी की छुट्टी होती थी लगभग 2:35 पे। आपको याद होगा, मेरे ख्याल से आप भी केवी में थे। मैं भी केवी में था। उस वक्त आता था पहले शांति आता था, फिर आता था इम्तिहान, और उसके बाद आता था देख भाई देख, फिर आता था देख भाई देख। और शेखर सुमन की जो उसमें एक्टिंग थी ना, वो गजब थी, गजब प्रोग्राम था वो। बिल्कुल। चलिए बाकी पैनलिस्ट से भी पूछ लेते हैं उनका वीकेंड प्लान। गाबा सर, आप तो खैर ऑलरेडी प्रीएम्प्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी क्या प्लान है वीकेंड पे? वेल, वीकेंड प्लान ये है कि मुझे अपने कॉलेज जाना है। प्रिंसिपल ने बुलाया है तो जरूर मिलने जाऊंगा। मेरा कॉलेज है एक्टिव कॉलेज, तो मैं उधर जाऊंगा मिलने उनसे। मेरा वीकेंड प्लान वो है। लेकिन इट्स मोर ऑफ वर्क, गोइंग बैक टू स्कूल या गोइंग बैक टू कॉलेज कह सकते हैं। मुझे प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट है, मैं उधर जाऊंगा। प्रकाश सर का प्रिंसिपल एक स्कूल का इवेंट है। राजेश जी, आपका वीकेंड प्रोग्राम? मूवी का प्लान है। और एक जो आप बात कर रहे सीरीज की, तो देखिए मैं नेटफ्लिक्स पे जो है ना फिलहाल वो ब्लैकलिस्ट देख रहा हूँ। पहले अभी जब ये 10th सीरीज चल रहा है, 10th सीरीज तक है। बहुत बढ़िया सीरीज, अगर हो सके तो आप देखना जरूर, बहुत बढ़िया है ब्लैकलिस्ट। ब्लैकलिस्ट, ओके, ब्लैकलिस्ट। चलिए ये भी नोट कर लिया मैंने, ब्लैकलिस्ट। तो कितना सारा कंटेंट हो गया, गर्मी, ब्लैकलिस्ट, और साथ ही साथ हैप्पी फैमिली में देख ही चुका हूँ। बाकी जब मंडे को मुलाकात करेंगे फिर दोबारा बताएंगे। लौटते हैं फिर बाजार की तरफ, और कुछ देर में जब हमारे साथ सिद्धार्थ खेमका साहब जुड़ेंगे। मेरे ख्याल से सिद्धार्थ खेमका साहब जुड़ चुके हैं विंडो में। अरे जुड़ चुके हैं, हंसकर मुस्कुरा भी रहे हैं। सिद्धार्थ जी,
बाजार फ्लैट है बिल्कुल। अभी कुछ देर में रिलायंस में चर्चा शुरू करेंगे नीरज जी के साथ, और ये सारा कंटेंट जो बताया है ना, गर्मी और हैप्पी फैमिली, वो नीरज जी नहीं बताया सबको। आपका वीकेंड प्लान क्या है? जी वीरू जी, देखिए अभी अक्षय तृतीया है तो थोड़ा फेस्टिवल माहौल है, घर पे थोड़ा पूजा वूजा है, और संडे को देखते हैं थोड़ा टीवी कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ लगाएंगे। आपने इतनी सारे रिकमेंडेशन दी है, उसमें से कुछ लगा के देखेंगे। बिल्कुल। रुचित, आपका प्लान? इनफैक्ट मैं लास्ट 2 वीकेंड फैमिली के साथ नहीं था। इनफैक्ट लास्ट वीक मैं दूसरे कंट्री में गया था अपने कलीग्स के साथ। सो ये वीकेंड मैंने उन पे छोड़ दिया है। मेरे वाइफ और किड्स जो प्लान बनाएंगे वही फॉलो करेंगे, सो दैट आई कैन स्टे इन हैप्पी फैमिली। ओके, ठीक है, हैप्पी फैमिली बहुत जरूरी है। अब एक काम करते हैं, फिर नीरज जी को भी जोड़ लेते हैं चर्चा में। नीरज जी यहाँ जुड़ गए हैं, ऑब्वियसली नीरज जी से बात करेंगे रिलायंस के ऊपर, लेकिन नीरज जी देखिए, आपने रेकमेंड कर दी और मैंने फिर वो बात फैला दी, वो जो सीरीज की आपने बात की गर्मी की। हाँ, मुझे सबसे अच्छा प्लान इनका लगा अभी, रुचित जी का। हाँ, रुचित के प्लान बेस्ट प्लान है वीकेंड का, वरना सारे प्लान खराब हो जाएंगे। हाँ, वो डिस्क्लेमर सबसे पहले रख देते हैं लोग कि पहले जो भी फैमिली बोलेगी वही करेंगे, तभी हैप्पी फैमिली होगी। चलिए अब एक काम करते हैं, अब वापस सीरियस मामलों पे आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आज हमको फिलर लगाने पड़ेंगे। मार्केट इस तरीके का है और हम चाहते नहीं कि उल्टे सुल्टे ट्रेड्स दिए जाएं, क्योंकि वो चलने के चांसेस बहुत कम है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों मार्केट के लिए आने वाला है रिलायंस के नंबर्स आज शाम को। आज हम सबके लिए थोड़ा सा दिन लंबा रहने वाला है, खासतौर से नीरज जी के लिए। तो नीरज जी बताइए क्या एक्सपेक्ट करें? तो हमारा वीकेंड प्लान शुरू हो चुका है 3:30 बजे से। कि रिलायंस के रिजल्ट आने हैं और देर शाम आएंगे बाजार बंद होने के बाद। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बार जो है जो तीनों सेगमेंट हैं आपके कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो कहीं से भी कोई सरप्राइज की उम्मीद नहीं है। नंबर बहुत कंसिस्टेंट और बेहतर आने वाले हैं। एक एक सेगमेंट आपको मैं बता देता हूँ। पहले जो कंसोलिडेटेड नंबर हम देखेंगे ओवरऑल, उसमें हमें अनुमान है कि 8.5 के बीच में रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए। ये मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। 2,35,000 करोड़ से 2,40,000 करोड़ के बीच में आ सकता है, एडजस्टेड नंबर है ये। और इसी तरीके से मुनाफा क्लोज टू 18,000 करोड़ आएगा। और इसमें मार्जिन में आप देखेंगे तो बहुत हल्की सी आप कमी देख सकते हैं, क्योंकि जो वाइड स्पेक्ट्रम में जब हमने जीआरएम को कैलकुलेट किया तो प्रोडक्ट के फाइनल फिनिश प्रोडक्ट और जो क्रूड में इतनी वोलेटिलिटी थी उसको एडजस्ट करके देखेंगे तो लगभग पिछली तिमाही की तरह ही मार्जिन्स यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। लेकिन नंबर इसलिए ज़्यादा बेहतर आपको देखेंगे क्योंकि लास्ट क्वार्टर जो है काफ़ी वोलेटाइल था क्रूड के लिहाज से, तो वो वोलेटिलिटी भी इसमें एडजस्ट होती हुई दिखेगी आपको। और चीन में चूंकि ओपन अप हुआ था तो स्ट्रॉन्ग डिमांड थी पूरी ग्लोबली, तो उसका फ़ायदा मिलता हुआ दिखा है। रिटेल में इस बीते तिमाही के दौरान बहुत सारे एक्विजिशंस हुए, ब्रांड ऐड हुए, जिसमें एक एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस ऐड किया गया, पर्सनल केयर की बहुत सारे प्रोडक्ट्स में लाए गए, एक टीरा के नाम से पूरी प्लेटफॉर्म ब्यूटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, और कैंपा कोला तो आ ही गया है। तो इन सब को देखते हुए और आजियो की बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो करीब 71,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ये दिखाएगा, जिसमें 4.5-5% की ग्रोथ आती हुई यहाँ पे दिखेगी। और एबिटा जो है लगभग 5,000 करोड़ के आसपास आएगा, 2 से 2.5% की ग्रोथ उसमें भी देखने को मिल रही है। 7% के आसपास मार्जिन रहेगा। जियो प्लेटफॉर्म का नंबर जो है आपको आरपू फ्रंट पे बिल्कुल फ्लैट दिखेगा। 178 का हमारा अनुमान है कि शायद उसी के आसपास रहना चाहिए जो पिछले क्वार्टर में था। वहाँ बहुत बदलाव इसलिए नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा टैरिफ हाइक्स नहीं हुए हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि डेटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो जो कि बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट भी थे, बहुत सारे इवेंट थे, जिसकी वजह से डेटा कंजम्पशन आपको शार्प प्राइस में देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे भी करीब 4757 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा। और एबिटा लेवल पे 52.6% की आपको प्लेटफॉर्म पे दिखेगा। और रेवेन्यू जो है 23,410 करोड़ का हमारा अनुमान है। तो तीनों ही सेगमेंट आपको बेटर परफॉर्म करते दिखेंगे, लेकिन O2C अभी भी उसकी तरफ से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और इस क्वार्टर के दौरान एक खास बात रहेगी कि आज हमको उम्मीद है कि शायद 2 मई की उस बैठक का जिक्र आएगा जहां पे जियो फाइनेंस को अलग किया जाएगा। एक्चुअली मेरा अगला सवाल यही था कि उस बैठक में होना क्या है आखिरकार? ये मतलब कोई एजेंडा अभी तक हमको पता है या फिर अभी नहीं पता है? देखिए, ये अनाउंसमेंट तो पहले हो चुका था। हाँ। उस बैठक में फॉर्मेलिटीज़ होंगी,
रिकॉर्ड डेट पता चलेगी और फिर उसके आगे की लिस्टिंग की प्रक्रिया की बातें उसमें होंगी। तो 1:1 का रेशियो है, तो जिसके पास इस समय रिलायंस का एक है या जो भी डेट तय होगी रिकॉर्ड वहाँ तक जिसके पास होगा उसको इसके बदले एक जियो फाइनेंस मिलेगा और फिर वो उसके बाद से लिस्टिंग के प्रोसेस में चला जाएगा। मुझे लगता है कि अगले 2 महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाना चाहिए। ओके, चलिए तो शुक्रिया नीरज जी ये पोल रखने के लिए और ये बताने के लिए कि सेकंड में को हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रख देते हैं स्क्रीन पर। रिलायंस वो चैनल है जो इस चैनल को ओन करती है, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक, तो इसके लिए इसकी बात करना ज़रूरी है। सिद्धार्थ जी, गुड आफ्टरनून। रिलायंस पर क्या व्यू होगा आपका? जी अनुज, अगर आप रिलायंस की बात करें तो पिछले कुछ महीनों से स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। देखिए जो क्रूड प्राइस में ग्लोबल प्राइसेस में गिरावट हुई है उसके वजह से एक जीआरएम्स कम हुए हैं जिसका प्रेशर आपको स्टॉक प्राइस पर भी देखने को मिला है। बट अगर आप हमारी ओवरऑल व्यू की बात करें तो हमें लगता है कि इस वैल्यूएशन पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। हमने अपने जो मॉडल पोर्टफोलियो में भी रिलायंस का वेटेज बढ़ाया है। जो कोर बिजनेस है, जो O2C ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, वही सेगमेंट जो है वो इस क्वार्टर को नंबर्स को ड्राइव करेगा। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट इस क्वार्टर को लेकर है नहीं। एक स्टेबल क्वार्टर रहेगा। अगर ओवरऑल एबिटा की बात करें तो इट विल बी ड्रिवन मोस्टली बाय द O2C सेगमेंट। तो हमारा जो कंसोलिडेटेड एबिटा का अनुमान है वो 367 बिलियन का है। आप समझ लीजिए 36,700 करोड़ का है, जो कि 4% क्यू ऑन क्यू बढ़त होगी, 17% वाई ऑन वाई। इसमें से O2C सेगमेंट है वो 16,000 करोड़ का एबिटा का अनुमान है। जो जियो है वो अगेन एक स्टेबल रहेगा, 3% क्यू ऑन क्यू एबिटा में बढ़त होगी और जो रिटेल सेगमेंट है उसमें 2% क्यू ऑन क्यू बढ़त होगी। तो ओवरऑल जो है स्टॉक थोड़े से प्रेशर में था क्रूड ऑयल प्राइस को लेकर, मगर अगर आप देखें तो आगे जाकर एक बहुत बड़ा जो एक ओवरहैंग था, जो कंपनी ने एक 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो न्यू एनर्जी बिजनेस पे किया था। अगर आप याद करें 2 साल पहले एक एजीएम हुआ था जहां पे कंपनी ने नेट डेट फ्री होने की बात की थी। अब यहाँ से हम एक टाइम पर आ गए हैं जहाँ पे अभी वापस एक बड़ा केपेक्स का प्लान है। तो इस पे थोड़ा डिटेल्स अगर और मिले, टाइमलाइंस मिले तो उस पे थोड़ा मार्केट थोड़ा नजर रखेगा। और डेफिनेटली जो वैल्यू अनलॉकिंग प्रोसेस है जियो फाइनेंशियल से स्टार्ट होगा, बट वहाँ खत्म नहीं होगा। जो फ्यूल रिटेलिंग बिजनेस है वहाँ वैल्यू अनलॉकिंग की पोटेंशियल है। रिटेल बिजनेस पूरा का पूरा है, जियो टेलीकॉम बिजनेस है, तो बहुत सारे ओवर द इयर्स अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो डेफिनेटली ये प्राइस पॉइंट पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, बट रिजल्ट्स की तरफ से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। और आई थिंक देखिए टेक्निकल्स में और ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस का ना बिल्डअप होना ये भी अच्छी चीज़ होती है। स्पेशली आप देखिए इस स्टॉक को पहले देखिए, मैं सुबह से जो अनुज बात कह रहे हैं और मैं भी बात कह रहा हूँ कि अनवांटेड रिस्क मत लीजिए, और स्पेशली अगर आप ट्रेडर हैं तो इस वीकेंड पे आप न्यूट्रल जाइए। बट इस चार्ट को समझ लेते हैं। आपने नंबर्स के एक्सपेक्टेशन और सिद्धार्थ जी का व्यू समझा। इस पर आपका टेक क्या है राजेश सतपुते जी? रिलायंस के इस पूरे अपस्विंग को बेस था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसने नहीं पार किया डिसाइसिवली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर मान लीजिए मेरे पास पोजीशन है तो मेरे पास कहां तक का डाउनसाइड खुला है इन केस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और कहां तक का अपसाइड खुला है अगर मैं पोजीशंस कैरी कर रहा हूं ऑन द हायर साइड? या वीरेंद्र जी, देखिए 2 चीजें देखनी पड़ेगी कि ऑप्शंस डेटा कह रहा है। अगर ऑप्शंस डेटा देखें तो 2300 पे पुट राइटर खड़ा है और 2400 पे कॉल राइटर खड़ा है। अगर आप टेक्निकली देखें तो जो मीडियन बनता है या जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस सपोर्ट बनता है तो वह करीबन 2340 एंड 2350। तो इस लेवल पे 10 डे में, 20 डे में, 50 डे में आता है। मेरे हिसाब से जो स्ट्रक्चर देख के लगता है कि यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस आप प्लेस करें, पोजीशन लॉन्ग साइड का ही रखे, स्टॉप लॉस होगा 2320 का। थोड़ा डीप रख रहा हूं मैं क्योंकि रिजल्ट है। तो 2320 के स्टॉप लॉस के साथ आई थिंक पोजीशन में बने रहना चाहिए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन है। इसका टारगेट बनेगा 2400, 2420, लेकिन मुझे लगता है 2450 ये टारगेट लेके हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सिर्फ 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन में बने रहना एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। ओके, ठीक है। तो एक्चुअली मोमेंटम आ रहा है अब स्टॉक में, एकदम हाई पॉइंट पर है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस मार्केट में प्रीएम्प्ट कुछ भी ना करें तो बेटर है, क्योंकि यू नेवर नो मार्केट के मूड माहौल में, इस मूड माहौल में क्या ट्रेड बनेगा। अब तक आपने कोई भी ट्रेड अगर प्रीएम्प्ट की होगी इस अर्निंग सीजन में, मार्केट ने आपको बहुत तगड़ा झटका दिया होगा दोनों साइड।
चाहे वो इन्फोसिस रहा हो, चाहे HCL टेक रहा हो, चाहे टाटा कम्युनिकेशंस रहा हो, चाहे ICICI लोम्बार्ड रहा हो, वो सारी की सारी मैं प्री पोजीशनिंग देख रहा था। जहाँ लग रहा था कि अरे वाह मार्केट प्री पोजीशन कर रहा है लॉन्ग साइड के लिए, शॉर्ट साइड के लिए, मार्केट का मूड एकदम उल्टा रहा। निफ्टी अब एकदम फ्लैट, फिर से -1.9 पॉइंट्स, और ये पूरे हफ्ते मार्केट ने यही मुंह दिखाया आपको, और अब फिर देखिए लोअर लेवल से फिर रिकवरी। एक काम करते हैं, फिर अक्षय तृतीया आ रही है, तो कल है शायद, तो इस शुभ मौके पर CNBC आवाज़ में स्वर्ण उत्सव चल रहा है, और अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी को काफ़ी शुभ माना जाता है। सोने में निवेश कितना फ़ायदेमंद होगा और सोने का आउटलुक क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारी खुद की गोल्डन गर्ल मनीषा हमारे साथ मौजूद है। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। हाय अनुज, अक्षय तृतीया एक्चुअली इस बार 1.5 दिन के लिए है, हाँ, सैटरडे से लेके संडे दोपहर तक। एंड अनुज, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आई वाज टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ ज्वेलर्स जो हमें बता रहे हैं कि वो पूरी रात अपनी दुकान खुली रखने वाले हैं। तो अगर आपको दिन में समय ना मिले, आप रात को 12, 1, 2, सुबह 4 बजे जाके भी खरीदारी कर सकते हैं। तो इस तरह का उत्साह फिलहाल यहाँ पर है। बाप रे, रात को जी, आप सोना लेना जरूर है, व्हाट द व्यू इज कमिंग फ्रॉम देम। आप लेंगे, आप ले रही हैं? आई थिंक अनुज, मैंने हर साल खरीदा है सोना, अक्षय तृतीया और धनतेरस दोनों टाइम पे। एंड पिछले 1 साल की अगर बात करें तो सोने ने आपको 20% के रिटर्न्स दिए हैं, और अगर आप पिछले 20 सालों में देखें तो सोने ने आपको 1000% के रिटर्न्स दिए हैं। और जो आपकी स्क्रीन पे फिलहाल चल रहा है, ये कंपैरिजन है कि दूसरे एसेट क्लासेस ने आपको पिछले 1 साल में किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में हमने 3% की तेजी आते हुए देखी। निफ्टी बैंक ऑफ कोर्स यहां पर काफी पॉजिटिव रहा, 16% की तेजी पिछले 1 साल में। निफ्टी मिड कैप में 5% की तेजी यहां पर देखने को मिली। साथ ही अगर आप सेंसेक्स देते हैं तो यहां पर 4% का इजाफा था। बिटकॉइन जो इस साल में करीबन 80% चढ़ चुका है, लेकिन पिछले 1 साल में 30% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली। इवन रुपए में डेप्रिसिएशन रहा, पिछले 12 महीने में 7.5% की गिरावट यहां पर रुपए में देखने को मिली है डॉलर के अगेंस्ट। और इवन एज डॉलर इंडेक्स यहां पर फ्लेवर में था, लेकिन पिछले 1 साल में अगर आप डॉलर इंडेक्स में भी तेजी देखें तो वो 1% से कम की रही है। तो काफी क्लैरिटी के साथ यहां पर सोने ने पिछले 1 साल में, चाहे वो अनसर्टेनिटी थी, वॉर थी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस थे, सबका फायदा यहां पर सोने ने उठाया है। ये जो आपके सामने जो तस्वीर है, ये आपको दिखाती है कि किस तरह के रिटर्न्स हमने ईयर ऑन ईयर यहां पर हर साल आते हुए देखे हैं। तो क्लियरली 19-20 में तो यहां पर अच्छी खासी तेजी थी ही, और पिछले साल अगर कैलेंडर ईयर की बात करें तो 11% के रिटर्न्स हमने यहां पर सोने में आते हुए देखे हैं। आपको एक और चीज बता दें कि फिलहाल सोना 61,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। हमने ऑल टाइम हाइज यहां पर बनते हुए देखे हैं। पिछले साल इसी समय सोना 50,000 पे था, तो 10,000 रुपए की तो तेजी हमने साल ऑन साल आते हुए देखी है। और इसके अलावा अगर आपने उससे पहले सोना लिया होता तो वो 48,000 पे था। 2018 में सोना 28,000 पे था। तो क्लियरली अगर पिछले 4-5 सालों में भी आपने कभी भी सोना लिया होता तो तेजी के साथ ही कारोबार देखने को मिला है। ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पर सभी इंडियन ब्रोकरेजेस की तरफ से कि वो सोना कहां जाता हुआ देखते हैं अगले अक्षय तृतीया तक। तो क्लियरली अगर 60-61 के लेवल्स अब हैं तो 65, 68, 70,000 तक के भी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर आगे जाकर ब्रोकरेजेस ने जताए हैं। शादी पे सोना मेरे ख्याल से 15,000 के करीब था, यहाँ तक मुझे याद है। वीरू, आप लेंगे अक्षय तृतीया पे गोल्ड? कोई चॉइस ही नहीं है। मैं लेता हूँ। मैं तीन मुकाम पे लेता हूँ, एक बेटी के बर्थडे पे, एक वाइफ के बर्थडे पर, एक अक्षय तृतीया पे। और छोटा मोटा लेता हूँ लेकिन लेता जरूर। और देखा वीरू ने क्या सही सीक्वेंस बताया, बेटी के बर्थडे पे, फिर वाइफ के बर्थडे पे, और फिर अक्षय तृतीया पे। आई थिंक हम सभी वैसे लेते हैं अनुज। हाँ बिल्कुल। और खैर मेरी तो 2 बेटियां। तो खैर एनीवे मनीषा, शुक्रिया जुड़ने के लिए। और मनीषा से फिर एक काम करेंगे, मंडे को जानेंगे हम कि कैसा रहा माहौल अक्षय तृतीया पर और क्या अपडेट्स रहे ज्वेलर्स के। गाबा सर, कोई गोल्ड स्टॉक लिया जाए? तो मुथूट फाइनेंस, लेकिन मैं चार्ट देख लेता हूँ टेक्निकली, अक्षय तृतीया का असर पड़ता है नहीं पड़ता मुझे पता नहीं, लेकिन मुथूट फाइनेंस ये ले सकते हैं। 1020 का स्टॉक है, 1060 अगर गोल्ड में है तो। बिल्कुल, जैसे मनीषा जी कह रही थी, 20 साल में भी गोल्ड ने एक्चुअली इक्विटी को आउट परफॉर्म किया है। मतलब ये इस लेवल का आउट परफॉर्मेंस रहा है। और जबकि लोग कहते हैं कि गोल्ड में कुछ नहीं मिलता, ज़ीरो यील्डिंग एसेट है, वो सब बात अपनी तरफ, लेकिन इंडिया में हमेशा गोल्ड जो है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड रहा है। यूके की डिप्टी पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन ग्लोबल अपडेट, ये ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आ रही है। यहाँ पर
मार्केट का रुख करते हैं फिर वीरू। निफ्टी वापस ग्रीन में 7.5 पॉइंट ऊपर निफ्टी, और इवन बैंक निफ्टी में भी रिकवरी लोअर लेवल से, और इस रिकवरी को पूरा स्पॉन्सर किया है रिलायंस ने। और इंट्राडे चार्ट देखिए रिलायंस का डे हाई के ऊपर। जी हाँ, दुविधा है रिलायंस इंडस्ट्रीज बीच अगर आप देखिए डे हाई पर है, और आईटीसी ने स्विंग अपना और स्ट्रॉन्ग कर लिया है। और मैं देख रहा था जैसे आप गोल्ड की बात कर रहे थे ना, मैंने कहा जब आप गोल्ड से लौटेंगे निफ्टी को देखेंगे तो यही होगा। एंड निफ्टी नाउ अब दिन की जो हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है उसको टच करने की कोशिश करता है। ट्रेजेक्ट्री मतलब 640 से 665 जी का जो जोन था उस पर आके ट्रेड कर रहा है। सिंस आईटीसी की भी बात बहुत डिसाइसिवली हुई नहीं है, एक बार अब आईटीसी के बारे में बात करते हैं। आईटीसी पे हुआ क्या है? आईटीसी में कमेंसमेंट ऑफ जब मंथली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जब मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, इस पूरे महीने आईटीसी को प्रेस करके रखा 400 के कॉल आइटम, एंड फाइनली उसके हाथ से बात निकल गई। और इसने इतना टाइम स्पेंड किया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कविता जी, इसको 400, 395, 390 के कॉल आइटम्स ने प्रेस करके रखा था, बट फाइनली ये एक फ्लैग का ब्रेकआउट है। और आप देख लीजिए आईटीसी पर 15 मार्च 2022 से लेकर अब तक ये जो फ्लैग है इसने इतना पैसा बना के दिया है कि पूछिए मत। एंड येट अगेन इट्स अ फ्लैग। आप कैसे अप्रोच करेंगे, इसमें से क्या कैरी करना चाहिए? कॉल, कोई स्ट्राइक मई की जो आपके जहन में आती है, और किसी के पास फ्यूचर्स है तो आपका अब जो नया टारगेट है आईटीसी पे वो क्या बनता है? ओके, सो वेरी करेक्ट कि आईटीसी पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमने 390 के लेवल पे देखा, जो कि इसका फ्लैग ब्रेकआउट भी था। अगर उस फ्लैग ब्रेकआउट का प्रोजेक्शन करें तो टारगेट लगते हैं समहाउ 450 के लेवल्स तक इसको आगे बढ़ना चाहिए। एज ऑफ नाउ 407 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अगर फ्यूचर से के साथ आप अप्रोच कर रहे हैं आईटीसी पर तो 430, 450 के पोजिशनल टारगेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, उस टारगेट्स के लिए से आप अप्रोच करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 370 का, अगर आप ट्रेडिंग के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इसे लेकर जा रहे हैं। ओके, एक बार जरा आइडिया का स्टॉक लेकर आइए वापस। एक बार फिर से इसमें जो इंट्राडे में डिक्लाइन आई थी, अब वो वापस अरेस्ट हुई, वापस ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है 7.5% ऊपर। सिद्धार्थ, कोई व्यू आपका वोडाफोन आइडिया को लेकर? एकदम डेड स्टॉक रहा है ऑब्वियसली। आज सुबह एक न्यूज़ आई कि बिरला सर वापस आ रहे हैं, तो शायद मार्केट को लगा कि अब शायद कुछ इसमें फंड रेजिंग को लेकर कुछ मामला आ जाए। कोई यहाँ पर मतलब एक तरीके से कहते हैं इसको कि ये ऑप्शन ट्रेड है, अगर चलेगी तो अच्छी चलेगी, वरना इससे नीचे क्या जाएगा? आपका कोई व्यू आइडिया को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए हमारा बहुत पॉजिटिव व्यू तो है नहीं, वोडाफोन पे एक न्यूट्रल रेटिंग है हमारा। बट जो कंसर्न्स थे मार्केट के कि वो था कि जो बिरला अपने बोर्ड से इन्होंने रिजाइन कर दिया था, उनका और नया पैसा नहीं लगेगा कंपनी में, तो वो कहीं ना कहीं कंसर्न था कि आगे ग्रोथ और जो करंट लॉसेस है उसको कैसे सस्टेन किया जाए। बट ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कंपनी के लिए कि बिरला वापस अब बोर्ड में ज्वाइन कर रहे हैं, केएम बिरला, मिस्टर केएम बिरला। एंड अब जो पॉजिटिविटी आ रही है कि शायद वो अब ग्रोथ को सपोर्ट करें, कुछ और फंड रेजिंग जैसा आप बात करें। बट ओवरऑल बहुत ही बड़ा डेट है, जो पेमेंट्स है। अगर आप कंटिन्यूअस मार्केट शेयर की बात करें तो मार्केट शेयर मंथ ऑन मंथ लॉस ही हुआ है उनका। तो ओवरऑल स्पेस में हमारा तो प्रिफर्ड पिक भारती एयरटेल रहेगा। उनकी कैश फ्लोज को देखें तो बहुत ही अच्छा नंबर्स उन्होंने ओवरऑल अनाउंस किया है। पिछले कुछ क्वार्टरों में कैश फ्लोज काफी इंप्रूव हुए हैं, और जो 5G को लेकर भी जो अब लॉन्च हो रहे हैं वहां पर भी एक जो मार्केट शेयर लीड है वो जियो और भारती एयरटेल के पास ही रहेगा। तो एक शॉर्ट टर्म आप इवेंट प्ले बोल लीजिए, बट उसके बियॉन्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बने रहे भारती एयरटेल या जियो रिलायंस के थ्रू। ओके, चलिए एक बार स्टॉक लेकर आइए फिर से टाटा कम्युनिकेशंस का। और आज फिर टाटा कम्युनिकेशंस ग्रेन में। अच्छा, बहुत लोग कल आज मुझे यूट्यूब लाइव पर ये सवाल पूछ रहे थे कि टाटा कम्युनिकेशंस के नंबर्स अगर ख़राब थे तो स्टॉक क्यों नहीं गिरा, और क्यों ये एक्चुअली 2 दिन से चल गया। तो उसका कारण ये था कि उसकी पोजीशनिंग काफ़ी ख़राब थी, और स्टॉक मार्केट में हमेशा चीज़ें जो हैं पोजीशनिंग के हिसाब से होती हैं। एक बार इसका 1 महीने का चार्ट देखते हैं टाटा कम्युनिकेशंस का, और उससे शायद आपको एक चीज़ ये समझ में आएगी। ये देखिए, ये 1 महीने का चार्ट। तो उससे पहले जब वो गिरना शुरू हुआ था 1279 से
करीब करीब 1180 तक ये स्टॉक गया था, 100 रुपये की डिक्लाइन आई थी और अब थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर। राजेश जी, टाटा कम्युनिकेशंस, कल भी इसकी चर्चा हुई थी, कोई व्यू यहाँ पर? अनुज जी देखिए, टाटा कम्युनिकेशन में जिस तरह से कल जो रिकवरी हुई है, इट्स क्लियरली एक बुलिश एनगल्फिंग प्राइस पैटर्न दिखता है कैंडलस्टिक के लिहाज से। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे जो बेरिशनेस था, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बेयर ट्रैप सिचुएशन है। तो एक्सपायरी जो कि अगले हफ्ते है, तो यहाँ पे जो भी डिप मिलेगा टुवर्ड्स 1200-1220, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अगर आप इसे ब्रेकआउट की लेवल देखें तो करीबन 1250-1260 का वो क्लस्टर है। मुझे लगता है ये क्लस्टर निकलने के बाद कम से कम ये जाएगा 1300-1320 तक। तो फॉर मी इट्स अ बाय ऑन डिप काउंटर, क्योंकि जिस तरह से इसका पैटर्न पैन आउट हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ फिर से रिगेन होगी, तो इट्स अ बाय। ओके, टाटा कम्युनिकेशंस इज अ बाय। ये इस समय आपके लिए ट्रेड क्या करें मार्केट को लेकर इस समय? निफ्टी फिर -1.5 और बैंक निफ्टी फिर 125 पॉइंट, लेकिन आईटीसी मूड में आज जो वीरू ने बात की थी बिल्कुल उससे सहमत हूँ मैं। 400 की कॉल राइटर ने एक ज़बरदस्त पकड़ बना के रखी थी। पिछले 3-4 दिन में आईटीसी ने कोशिश की 400, लेकिन नहीं टूटा और अब एक 400 का फ्रेश ब्रेकआउट। अब 400 मोर और लेस इसका बेस बन जाना चाहिए आगे जाते हुए। और जो ब्रोकरेज के टारगेट्स रहे हैं 450, 460, उसकी तरफ शायद ये स्टॉक अब मूव करे। बाटा में एक और मूव आज क्लियरली, बाटा में सुबह कॉल भी दी थी, दोपहर में भी कॉल आई थी। गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट लेकर आइए एक बार जरा। गोदरेज कंज्यूमर काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव दिखा रहा है इस समय। कविता जी, कोई व्यू आपका गोदरेज कंज्यूमर को लेकर? अनुज जी, आई बिलीव अभी गाबा सर ने गोदरेज सीपी का कॉल हमारे साथ शेयर किया। एक्चुअली मेरा भी ये प्रेफरेंस ट्रेड था एज ऑफ नाउ। सो 988 के लेवल्स पर है। सिंस डिफेंसिव बैट है, मुझे लगता है यहाँ पर 985 रिस्क रिवॉर्ड विल बी फेवरेबल। 985, 982 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशनिंग की जा सकती है। 995,005 के लेवल्स के लिए गोदरेज सीपी इज लुकिंग गुड। ओके, ठीक है, गोदरेज सीपी। अच्छा वीरू, अभी फ्राइडे है तो एक काफ़ी ट्विटर पर एक जोक घूम रहा है टिम कुक को लेकर। आपने पढ़ा वो जोक? नहीं, मेरे पास नहीं आया अनुज। हाँ, वो गुरमीत ने भी दिखाएंगे अगर गुरमीत ने भी उसको ट्वीट किया था कि टिम कुक का शेड्यूल दिल्ली का पूरा दिन, वो जब स्टोर ओपनिंग के बाद अगले दिन गफ्फार मार्केट के राजू से मिलना और ये जानना कि $4 में कैसे आईफोन अनलॉक हो जाता है। टिम कुक का एक तो है मेरे पास। देखिए, एक जोक तो है मेरे पास, हालांकि वो मैं ऑन एयर डिस्कस नहीं कर सकता। वो मैं आपको भेजूंगा पर्सनली, ठीक है? वो आपको मैंने शायद भेजा भी था, आपने देख लिया होगा। नहीं, लेकिन ये $4 वाला आईफोन का बिल्कुल। अच्छा, ये समस्या का निवारण ये दिल्ली वाले जानते हैं गफ्फार मार्केट में। यहाँ मुंबई में भी है वैसे, मनीष मार्केट, वहाँ पे भी ये काम होता है। लेकिन मतलब दिल्ली में गफ्फार मार्केट काफी पॉपुलर है। जितने लोग यूएस से आईफोन मंगाते हैं ना अनुज, उनके लिए यही होता है। आप कभी ना यहाँ पे नोएडा से या फिर कभी मयूर विहार से ट्रेन में बैठिएगा मेट्रो में, जितने लोग करोल बाग की तरफ जाते हैं ना, उसमें से आधे जो होते हैं वो आईफोन अपना अनलॉक कराने जा रहे होते हैं। आप जाइएगा कभी करोल बाग में तो वो अनलॉक करा रहे होते हैं, जितने यूएस से मंगाते हैं अपना। मैंने खुद एक बार किसी का कराया हुआ है। तो बात आपने बिल्कुल सही कही। कुछ है वो डायरेक्टर साहब, कुछ देर में उस जो गुरमीत जी का ट्वीट है ना उसको रेडी रखिएगा अगर हो पाए तो। बात अच्छी कही आपने। अच्छा, वो जो एक ट्वीट था मैं पर्सनली जरूर भेजूंगा आपको अनुज, जो गुरमीत ने किया था। गुरमीत मूड में है आजकल। कल जैसे ही मैं, आप यकीन मानिए, और घर जा रहा था ना, वो जो क्या कहते हैं, वो जो गाड़ी थी, डायरेक्टर साहब वो ट्वीट लेके आइएगा प्लीज एक बार जरा। वो वाला सुबह से वो फॉर्च्यूनर का देखा था ना जो आपने? हाँ, सुबह बात हुई थी उसकी। गजब था। और निफ्टी, आप ये निफ्टी अभी भी उसी में ही है, उसी अगली दीवार और पिछली दीवार के बीच में। अब यकीन मानिए, गजब फोटो थी वो अनुज। बिल्कुल। चलिए, अब समीत चौहान जुड़ गए हमारे साथ, उनकी ट्रेड भी ले लेते हैं। समीत, गुड आफ्टरनून। ये देखिए वो निफ्टी का मौजूदा हाल, फंसा हुआ एक रेंज में, न पीछे न आगे। समीत, गुड आफ्टरनून। समीत, आपके पिक? गजब फोटो थी। देखिए, यहाँ पे एशियन पेंट्स ओवरऑल एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज से रिसेंटली गुजरा है। एक बेस फॉर्मेशन उसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि आज सुबह से स्टॉक में काफी अच्छा ट्रैक्शन है और इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। तो हमें लगता है कि यहाँ से ये मूव एक्सटेंड होगा और प्रॉब्ली
मंथली एक्सपायरी में ये स्टॉक 2940 2950 के लेवल्स रिटेस्ट कर सकता है। सो करंट लेवल पे इसमें बाय कर सकते हैं 28 55 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट है वो 2940 2950 के नेक्स्ट वीक के लिए हो सकते हैं। और ऑप्शन बायर्स भी 2900 का कॉल ऑप्शन जो 18-19 के आसपास ट्रेड हो रहा है वो करंट लेवल पे लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, सुदीप शाह भी जुड़ चुके हैं। और यकीन मानिए अनुज, जब मैं ये जो फोटो दिखाते हैं ना ऑन एयर, मेरे को सुबह भी कम से कम 10-15 मैसेज आए थे, और इस फोटो दिखाने के बाद भी तुरंत अभी 3-4 मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आए हैं। इतनी प्रचलित हुई है कल से ये लेके अब तक फोटो। सुदीप शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। सुदीप, स्टिल इंडेक्स इज रेंज बाउंड, और सप्ताह अंत पे 2 बड़े नतीजे, रिलायंस, ICICI बैंक और ITC का लीडरशिप लेना, ITC का ऑल टाइम हाई पे आना, वो आपको 17,500-600 के क्लस्टर को सेव करने का मौका दे रहा है। आप कैसे ट्रेड करेंगे इस क्लोजिंग को, और आपका कन्विक्शन कॉल क्या है? गुड आफ्टरनून वीरू जी। एब्सोल्युटली, जो हम वो फॉर्च्यूनर वाली फोटो अभी देख रहे थे, जो पुरानी ट्वीट थी कि मार्केट वही रेंज में चल रहा है, बट वो रेंज में क्या हो रहा है कि IT वीक हो रहा है, बैंकिंग एक स्ट्रेंथ दिखाई जा रहा है, और ITC भी जुड़ रहा है उसमें। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये वीकेंड में ये 2 बड़े रिजल्ट्स है, उसके बाद मंडे से मार्केट को एक चाल मिल जाएगी। और जब तक 17,500 के ऊपर निफ्टी है, मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स का ही हमें उसकी रणनीति रखनी चाहिए। एंड स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो आज FMCG चल रहा है, होटल्स चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो मेरी पिक रहेगी इंडियन होटल्स। हम ये देख रहे हैं कि इंडियन होटल्स में लास्ट 6 महीने का जो दिसंबर के बाद नवंबर दिसंबर के बाद के हाईएस्ट लेवल्स पे ये स्टॉक आ चुका है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, और काफी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन रहा है 328 के स्टॉप लॉस के साथ 352 के टारगेट के लिए अगले कुछ दिनों में। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं हमारे 4 ट्रेड्स आएंगे, और उसका सीक्वेंस सस्ता ऑप्शन लेंगे रुचित जैन से, उसके बाद FNO सुपरस्टार कविता जैन, फिर एक काम करेंगे राजेश सतपुते से लेंगे चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा हम ले लेंगे उसके बाद सिद्धार्थ खेमका से। तो ये चारों की चारों ट्रेड्स अभी कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर आएंगी। तो शुरुआत करते हैं, फिर रुचित आपसे शुरुआत करेंगे, सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपका। जी, ऑप्शंस के ट्रेड में मेरा कॉल पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में रहेगा, क्योंकि हम एक्सपायरी के वीक को अप्रोच करें तो मैं एंटर मनी कॉल ही खरीदने की सलाह दूंगा। 2440 का कॉल ऑप्शन पिडिलाइट का खरीदारी कर सकते हैं, 21 रुपए के आसपास चल रहा है, 11 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, और 38 रुपए तक के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट करें। रिलायंस एंड सॉरी पिडिलाइट का कॉल लेना है 2440 का, 21.75 समय यहाँ पर इसका रेट। चलिए कविता जी, अब आपकी ट्रेड FNO सुपरस्टार। या सो अगेन फ्रॉम डिफेंसिव से ही होगा, दैट इज कोलगेट पामोलिव। कोलगेट पामोलिव 1543 के लेवल्स पर है। मुझे लग रहा है ये 1557 1567 के लेवल्स के लिए कोलगेट पामोलिव फ्यूचर्स पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1535 का। ओके, कोलगेट हो गया आपका। तो आपका FMCG बास्केट में याद रखिएगा FMCG इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात कहने लायक होगी, क्योंकि हमारे पैनल ने काफ़ी फोकस किया ITC एट ऑल टाइम हाई, गोदरेज CP, प्रकाश सर का कॉल, कविता जी का यहाँ पे कोलगेट। FMCG इंडेक्स जहाँ पे है इस वक्त, अगर क्लोज हो गया तो इट विल बी सेकंड बेस्ट क्लोज फॉर FMCG इंडेक्स एवर। अब ट्रेड लेते हैं राजेश सतपुते जी से, चार्ट का चमत्कार। राजेश जी, क्या पिक क्या है आपके इस वक्त? वीरेन जी, देखिए FMCG पे ही चिपके रहेंगे। मुझे लगता है ब्रिटानिया जो सुबह भी मैंने दिया था उसी को रिएट्रेट करूंगा। लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी, और सबसे बड़ी बात है दिन के हाईएस्ट लेवल पे ये खड़ा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और दूर पकड़ेगी। इसका टारगेट होना चाहिए 4380 का, 4380 का टारगेट होगा, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 4300 के नीचे। सो प्रोबेबली 4290 हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 4300, 4310, 4320 ये इसका एक बाइंग जोन है। तो फिलहाल तो 4321 पे है, तो इससे क्लियर कट अबाउट द बाइंग जोन। तो बाय करें ब्रिटानिया, टारगेट 4380 इनिशियली। आपका ट्रेड रहेगा ब्रिटानिया, पिक कर रहे हैं आप, अपने आप को FMCG तक ही सीमित रखेंगे। और तो कितना ट्रेड हो गया? 3 ट्रेड्स हो गए इस स्पेस से। ITC हो गया, गोदरेज CP हो गया, ब्रिटानिया हो गया, कोलगेट हो गया, सब में 4 ट्रेड इनफैक्ट। मिड कैप फंडा सिद्धार्थ खेमका जी के सौजन्य से आएगा। बताइए सिद्धार्थ जी, क्या पिक कर रहे हैं? मिड कैप में क्या इंप्रेस कर रहा है आपको इस वक्त?
जी वीरू, एफएमसीजी ही थीम को थोड़ा आगे लेते हुए कंजम्पशन थीम और जो थोड़ा रिटेल थीम पे मेरा मिड कैप पिक है वो है वेदांत फैशन, जिसका मेजर ब्रांड है मान्यवर। उन्होंने अपने जो अगर आप देखें तो रिटेल स्पेस में काफी दिनों से प्रेशर होने के बाद अब उस स्पेस में भी काफी इंटरेस्ट वापस आने लगी है। स्पेस थोड़ा सा डिमांड रिकवरी की तरफ थोड़ा सा अनुमान है, जिसकी वजह से स्टॉक्स में भी काफी इंटरेस्ट है। अगर आप वेदांत फैशन की बात करें तो वो एक हाईली अंडर पेनिट्रेटेड और अनऑर्गेनाइज्ड जो एथनिक वेयर सेगमेंट है, जिसमें सिर्फ 20% ही ब्रांडेड अभी तक पेनिट्रेशन हुआ है, वहां पे एक मार्केट लीडर है मान्यवर के ब्रांड से। अब वो अलग अदर ब्रांड्स में भी घुस रहे हैं, अदर सब सेगमेंट्स में भी घुस रहे हैं। काफी स्ट्रॉन्ग उनका स्टोर ग्रोथ आउटलुक है। अगर आप जो एक्सटेंशन की बात करें तो मान्यवर जो मेंस ब्रांड है वहां पे तो लीडरशिप है ही, जो वुमेन ब्रांड है मोहे, वहां पर भी उनकी काफी फोकस है, पेनिट्रेशन है। और वो जो साइज है वुमेन एथनिक वेयर की, वो मेन वेयर से 5 टाइम्स लार्जर साइज है। तो अगर वहां अच्छा पेनिट्रेशन होता है तो काफी अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है। तो ओवरऑल जो हमारा अनुमान है वो नेक्स्ट 2 साल के लिए जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 20% और जो पैट ग्रोथ है वो 22% का है। 15% से फुटप्रिंट ग्रोथ होगी और लिमिटेड कंपटीशन है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। और देखिए तो फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, अक्षय तृतीया है, ईद है, तो उसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। तो ये हमारा मिड कैप पिक है वेदांत फैशन और हमारा टारगेट प्राइस है 1400 का। ओके चलिए फिर अभी काम करते हैं, चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं फिर आपके लिए। सबसे पहले हमने लिया सस्ता ऑप्शन रुचित जैन से पिडिलाइट पर एक दांव लगाया है 2440 की कॉल आपके लिए स्क्रीन पर, 35 रुपये के टारगेट, 11 रुपये का स्टॉप लॉस। उसके बाद कविता जी ने कोलगेट के फ्यूचर्स पर एक बेट किया, 1557 का टारगेट, 1535 का स्टॉप लॉस। फिर राजेश सतपुते ने बेट लिया ब्रिटानिया पर और यहाँ पर 4380 का टारगेट और 4290 का स्टॉप लॉस। और अगर आप थोड़ा लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं तो वेदांत फैशंस मान्यवर बेसिकली 1400 के टारगेट यहाँ पर। चलिए अब एक काम करते हैं, एक एड्रेस करते हैं बड़ा नंबर जो कल आने वाला है। ICICI बैंक, देश का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक, कैसे रहेंगे नंबर्स, ये जानने के लिए सुमित के पास चलते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। देखिए टोन तो कुछ हद तक सेट कर दिया है HDFC बैंक ने। अब ICICI बैंक के नंबर्स आने वाले हैं। जो अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है उसके लिहाज से NII फ्रंट पे करीब 17,112 करोड़ रुपए का NII का नंबर रहेगा। 12,605 करोड़ से ये YY बेसिस पर 12,705 करोड़ से 17,000 करोड़ के आसपास का नंबर, तो करीब करीब 27-28% की बढ़त मुनाफे में और 36% के आसपास की बढ़त आपको NII फ्रंट पे देखने को मिलेगी। सीक्वेंशियली करीब 4% NII में बढ़त और मुनाफे फ्रंट पे करीब 8% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है। NIMs 4.7%, 4.65% के कंपैरिजन में। ग्रॉस NPA स्लाइटली, चाहे नेट हो या ग्रॉस हो, दोनों NPA स्लाइटली गिरावट रहेगी, 3.07% से घट के 2.90 और नेट NPA भी करीब करीब 5 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट वहां रहेगी। स्लिपेजेस के केस में YOY बेसिस पे, सीक्वेंशियल बेसिस पे स्लिपेजेस में कमी रहेगी 5700 से घट के 5000 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन YOY बेसिस पे जो स्लिपेजेस हैं वो 4200 करोड़ से बढ़कर 5000 करोड़ रुपए के आसपास का एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लोन ग्रोथ करीब करीब 18% YOY और 4% सीक्वेंशियल बेसिस पर बढ़त रहने का अनुमान है, ये फिलिप कैपिटल मान के चल रहा है। और NIMs भी दोनों ही लिहाज से, चाहे YOY बेसिस हो या फिर आप सीक्वेंशियल बेसिस पे भी देखो, तो स्लाइटली अपटिक्स वहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ओवरऑल नंबर्स बेटर साइड पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, चाहे YOY बेसिस पे देखें या सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें। लेकिन कमेंट्री वाला पार्ट, गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन कैसे रहने वाली है NIMs को लेकर, राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में कैसा सिनेरियो है, और NPS क्योंकि स्लाइटली मिस था HDFC बैंक में, तो यहाँ किस तरह का मिस आता है या फिर बीट करता है, मीट करता है, उस पर नजर रखनी होगी। लेकिन अदरवाइज बेटर साइड पे नंबर बाजार मानकर चल रहा है। ओके, बेटर साइड पर नंबर बाजार मानकर चल रहा है। शुक्रिया सुमित। एक क्विक चार्ट चेक ले लेते हैं। गाबा सर, क्या भी होगा ICICI बैंक पर? आई थिंक ICICI बैंक मुझे पसंद तो है, लेकिन सपोर्ट जैसे कि मैंने 100 बताया था अराउंड 880 के आसपास, अगर वहां मिल जाता तो लेने की जगह है, या फिर 900 पार कर ले। द बेस्ट प्लेस टू बाय ICICI बैंक जब 900 पार कर ले, वहां पर एक कंफर्मेशन मिल जाएगा बाय मोड का। यस। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के CEO राहुल अरोड़ा जुड़े हैं, और राहुल हमारे साथ स्टूडियो में। राहुल, शुक्रिया सबसे पहले तो स्टूडियो में आने के लिए हमारे। थैंक यू फॉर हैविंग मी अनुज। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। मार्केट को क्या हो गया, पिछले काफ़ी टाइम से एक रेंज में स्टक है। हम सुबह से एक पिक्चर डिस्कस कर रहे हैं, आपको भी दिखा देता हूँ एक्चुअली।
एक बार जरा वो पिक्चर वापस लेकर आइए जो निफ्टी का करंट हाल है। ये पिक्चर आपकी स्क्रीन पर आएगी। ये देखिए ये अब यहाँ कैसे पहुँची ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन निकलेगी कैसे यहाँ से आप बताइए जरा। नहीं अनुज, आई थिंक ऑब्वियसली रेंज जो है वो काफ़ी हद तक चेंज जहाँ से गिरावट शुरू हुई, आई थिंक प्रोग्रेसिवली रेंज नीचे जा रहा था। लेकिन आई थिंक पिछले आरबीआई पॉलिसी के बाद जब रेट हाइक नहीं आया था तो आई थिंक एक अच्छी खासी रैली आ गई। आई थिंक 16,900 की निफ्टी थी, ऑलमोस्ट आपको 800-900 पॉइंट निफ्टी पे वहाँ से मिल गए। तो ऐसा नहीं है कि इतना रेंज बाउंड है तो आदत बिगाड़ दी उसने हमारी। हाँ, तो आई थिंक मुझे लगता है अनुज कि ये साल जो है 16.5 और 18.5 के ब्रॉड रेंज में चलेगा। लेकिन इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी मैं बात कर रहा था 800-900 पॉइंट की रैली आई, तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी करना है तो अगर आप अगर समझो निफ्टी 16.5 या 17.5 के बीच में आपको प्राइसेस बहुत अट्रैक्टिव मिल जाएंगे। तो आई थिंक हालांकि हम हेडलाइन बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म में अगर एक रेंज बाउंड मार्केट वो उसमें भी आई थिंक दोनों साइड शॉर्टिंग में भी और खरीदारी में भी आपको मौके मिलेंगे। ऐसा द गुड पार्ट इज रेंज थोड़ा वाइड है अनुज। आई थिंक अगर वो जैसे आपने गाड़ी दिखाई अगर 500 पॉइंट का रेंज होता तो एक तो बहुत थकान हो जाती, बट आई थिंक जैसे अगर एक बड़ा सा उसमें भी एक थकावट है। आप जनरली चाहते हो कि मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए वन वे जैसे, पर आई थिंक जो हमने वो 7,500 से 18,500 की रैली देखी थी, नहीं कोविड के लो से, के बाद हाँ जी, तो वैसी रैली तो आपको रोज देखने को नहीं मिलती, राइट। तो आई थिंक अगर यहाँ से भी लोग चाहेंगे कि ब्रेकआउट होके 19-20 हज़ार चला जाए, बट मुझे लगता है कि आज की डेट में फंडामेंटल्स फिलहाल सपोर्ट नहीं कर पा रहे। रेंज बाउंड होगा लेकिन इसमें पैसे बनाने के मौके अनुज मुझे लगता है कि काफ़ी सारे मिलेंगे। ओके राहुल, एक दो सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। आपका एक पसंदीदा सेक्टर एफएमसीजी जी, शानदार मूव्स आ रहे हैं आज उसमें। ब्रिटानिया, आईटीसी ने लाइफ टाइम हाई बनाया है, एशियन पेंट्स चल रहा है, आज इवन जुबिलेंट भी चला है। ये सेक्टर पर क्या व्यू है और क्यों एकदम से फ्रेश फ्लेवर में ये सेक्टर? आई थिंक अनुज एक टेक्निकल फैक्टर हो सकता है, क्योंकि आई थिंक अगर आप पोजीशनिंग देखें आईटी की अहेड ऑफ द रिजल्ट्स, काफ़ी सारे लोग आईटी में ओवरवेट थे। तो ये एक सेक्टर चर्न हो सकता है कि आईटी से थोड़ा पैसा निकल के एफएमसीजी में जा रहा है, क्योंकि अगर आप किसी भी फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो देखेंगे दे आर ईदर इक्वल वेट टू ओवरवेट बैंकिंग। तो वहाँ पे ज़्यादा हेडरूम होती नहीं है आपको ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जब आगे जाके जब रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्ट होगा वो भी पोर्टफोलियो में आ जाएगा, तो एक पोर्टफोलियो एलोकेशन आपको करनी पड़ती है। आप कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक टेक्निकल एडजस्टमेंट भी आ रहा है, क्योंकि जो टीसीएस और एचसीएल टेक के नंबर्स थे उनमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं था। इन्फोसिस ऑफ कोर्स एक शॉकर का नंबर था, लेकिन मैस्टेक और साइंट के नंबर्स भी काफ़ी ठीक ठाक ही आए हैं। तो आई थिंक वो थोड़ा एक धक्का लग गया था लोगों को शायद इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद कि आगे के रिजल्ट एचसीएल टेक, विप्रो टेक, महिंद्रा वगैरह कैसे होंगे, परसिस्टेंट एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है कि ये शायद एक टेक्निकल शिफ्ट हो सकता है मेरे हिसाब से। तो आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू अ वन डे मूव। स्ट्रक्चरली तो बहुत अच्छा सेक्टर है, पर मुझे लगता है कि ये आपको याद होगा लास्ट ईयर का ट्रेड बैंकिंग और आईटी के बीच में था, बिल्कुल, इट वाज द ट्रेड ऑफ द ईयर। तो हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा एक टेक्निकल एडजस्टमेंट हमें देखने को मिले। चलिए, सिंस आपने आईटी की बात छेड़ी है राहुल, मुझे याद है कि निर्मल बांग काफ़ी नेगेटिव रहा है आईटी को, लार्ज कैप आईटी को लेकर। गिरीश की मैं व्यूज़ सुन भी रहा था, इन्फोसिस को तो लेकर वो काफ़ी खासे नेगेटिव रहे हैं। लेकिन ये जो हाउलर के बाद अभी जो स्टॉक इस लेवल पर आ गया है और अभी 18 से 19 के बीच जो प्राइस अर्निंग्स आ गया है इन्फोसिस का, यहाँ पर आपकी पर्सनल राय क्या है? क्या यहाँ लेना बनता है इन्फोसिस? अनुज, अगर मुझे आईटी लेना है तो मैं अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद लूँगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो बैंकिंग की जो हल्की सी, मैं क्राइसिस नहीं कहूँगा, जो हल्की सी एक रुकावट सी जैसे बोलते हैं ना, हिकअप जैसी आई थी, वो क्वार्टर के एंड में आई थी। उसके बावजूद इतने ख़राब रिजल्ट्स आए हैं। तो मुझे लगता है कि जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, शायद कंपनीज को थोड़ी और विजिबिलिटी होगी कि यूएस की इकोनॉमी कैसे कर रही है। यहाँ से वहाँ तक की जर्नी में फेड एक बार करता है या 2 बार करता है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये थोड़ा बेरिश कॉल नहीं है, बट आई थिंक इन्फोसिस डज बिकम अ बाय फॉर मी समवेयर अराउंड 1100। तो आई थिंक क्योंकि ये 18-1900 से गिरना चालू हुआ है, आई थिंक अभी 1200 के 1200-1250 के आसपास होगा। हाँ। तो आई थिंक अनदर 10% लोअर इन्फोसिस पर्सनली फॉर मी, शायद गिरीश के व्यूज़ अलग होंगे, बट पर्सनली फॉर मी टू कम इन टू अ रीजनेबली बाय जोन, गुड बाय जोन। लेकिन मैं यही कहूँगा अनुज के
विदाउट अ क्राइसिस, यू नो, जैसे एसवीबी का टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वार्टर था, विदाउट अ क्राइसिस यू हैड सच अ शॉकर ऑफ अ नंबर। हाँ बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर यूएस में वाकई ही स्लो डाउन या रिसेशन आ जाए तो क्या हो, यू नो। तो हम जीएफसी की बात ही नहीं कर रहे, वो तो लाइफ में शायद एक टाइम का इवेंट होता है, बिल्कुल। लेकिन ये कहना कि दिस इज द पी बॉटम, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि टीसीएस आज की डेट में भी हमारे नंबर्स पे 23-24 टाइम पे आ रहा है। तो अगर आप हमारे नंबर्स देखें तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों FY24 के लिए हम 4 से 8% के हैं। टीसीएस, इन्फी, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इनके टॉप और बॉटम लाइन दोनों 4 से 8% की ग्रोथ आएगी, डिपेंडिंग ऑन विच कंपनी या टॉप लाइन। उस पे आई थिंक 23-24 पी देना या इवन 20 पी देना फॉर सच लो ग्रोथ मार्केट में और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उस बेसिस पे, टू गो बैक टू आवर प्रीवियस डिस्कशन, एफएमसीजी में आपको ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा। तो उस बेसिस पे अगर FY24 की ग्रोथ आपको शायद बैंकों में या एफएमसीजी में क्योंकि देखिए 4 मेजर स्तंभ है मार्केट के, एक तो BFSI है जो 40% है, दूसरा IT है, तीसरा FMCG और चौथा रिलायंस। बिल्कुल। ये आ गया आपका 75 से 80% मार्केट। तो जब हम मार्केट की बात करते हैं, हम ठीक है, हम ऑटो, सीमेंट वगैरह, फार्मा की बात कर सकते हैं, बट दीज सेक्टर्स दे डोंट हैव द इट इन देम टू मूव द इंडेक्स। बिल्कुल। यही 4, यू नो, ये 3 सेक्टर्स और रिलायंस ही हैं जो इंडेक्स को मूव कर सकते हैं। तो आई थिंक वो आईटी में मुझे लगता है कि एक थोड़ा टैक्टिकल मूव आ रहा है और आई थिंक लाजमी है, लेकिन मैं कहूंगा कि द बेटर टाइम टू बाय आईटी प्रॉब्ली विल बी आफ्टर द नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट, जो 15 जुलाई के आसपास नंबर्स आएंगे। ओके, 15 जुलाई के बाद जो रिपोर्टेड नंबर्स होंगे, मतलब उस अर्निंग्स में, उसके बाद राहुल आईटी पे व्यू एक पॉजिटिव रखते हैं शायद उन नंबर्स को देखने के बाद। राहुल, अभी आपने एफएमसीजी इंडेक्स का जिक्र बहुत किया, आज आप देखिए कि ये निफ्टी एफएमसीजी का सेकंड बेस्ट क्लोज होगा अगर इस प्राइस पे भी क्लोज होता है, बट विद इन दिस सेक्टर अब आप देखिए HUL स्टिल बिलो 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज, मैरिको, डाबर ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, सारी की सारी स्ट्रेंथ आईटीसी तक और गोदरेज सीपी तक सीमित है। विद इन दिस सेक्टर आपके प्रेफर्ड पिक्स क्या रहेंगे इस वक्त? देखिए वीडियो, मैं ऐसे देखता हूं कि अगर आईटीसी अपने कैश जो बुक्स पे हैं, आई थिंक जो 20-25 हज़ार करोड़ का कैश है, वो एक बड़े एक्विजिशन में लगा दें, और जहां से, क्योंकि उनका एबिट कंट्रीब्यूशन आज भी करीबन 80% टोबैको से आता है, तो अगर वो डिपेंडेंस थोड़ी, अगर आप देखें, यू नो, 65-70% तक आ जाए, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होगा, जब आपके कैश लेवल्स नीचे जाते हैं, आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो आईटीसी डिस्पाइट बीइंग एट अ 52 वीक हाई, ये आई थिंक 25 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड के आसपास जा रहा होगा। तो एज सेल साइड एनालिस्ट अगर आपको इस पे बाय रिकमेंडेशन देनी है 20-25% का अपसाइड, तो आप इस स्टॉक को 30 टाइम पे भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। सेक्टर का एवरेज चल रहा है करीबन 40 टाइम्स पे। तो इवन दो आईटीसी इट इज एट अ 52 वीक हाई, आई थिंक दिस स्टिल हैज अ चांस टू गिव यू 50 to 100% रिटर्न्स फ्रॉम हियर, अगर वो कैश की डिप्लॉयमेंट थोड़ी अच्छी हो जाए या थोड़ा एक रीऑर्गेनाइजेशन आ जाए आईटीसी में, जहां पे टोबैको का डिपेंडेंस थोड़ा कम हो जाए। आई नो काफ़ी चर्चा पिछली कई सालों में हुई है डीमर्जर्स वगैरह या ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग के दौरान, लेकिन फॉर द मार्केट कैप एंड फॉर द इंडेक्स वेट दैट आईटीसी हैज़, आई थिंक अ गुड डिप्लॉयमेंट ऑफ कैश ये स्टॉक को यहाँ से भी काफ़ी हद तक री-रेट कर सकता है। आई थिंक 2 और स्टॉक्स, एक की चर्चा आप कुछ ही देर पहले कर रहे थे, वो है ब्रिटानिया। आई थिंक उस पर मेरा झुकाव काफ़ी रहेगा, और हिंदुस्तान लीवर भी अगर आप देखें पिछले 2-2.5 साल में ये ब्रॉडली 2200 और 3000 के रेंज में चल रहा है। तो जैसे अनुज निफ्टी की बात कर रहे थे, अगर आप लीवर का भी प्लॉट कर दें तो आप उसी गाड़ी को वहीं बिठा देंगे उस 800 रुपए के रेंज में। पर मुझे लगता है कि अगर मॉनसून ठीक ठाक आ गए, और ये एक प्री इलेक्शन ईयर है, और लीवर का काफ़ी हद तक डिपेंडेंस रूरल इंडिया से भी आता है, और आई थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन रीच जो लीवर की है वो ही उनका एक डेल्टा है। तो अगर रूरल रिवाइज हो जाता है तो आई थिंक काफ़ी हद तक लीवर का भी एक ट्रेड बन सकता है। तो आई थिंक लीवर एंड ब्रिटानिया एंड आईटीसी, अगर आप लार्ज कैप्स में खेल रहे हैं, मिड कैप्स में जो 2 स्टॉक्स का आपने जिक्र किया, मैरिको और डाबर, मेरा प्रेफरेंस थोड़ा डाबर की तरफ होगा, क्योंकि आई थिंक मैरिको पे एक रॉ मटेरियल का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आई थिंक डाबर थोड़ा एक और डाइवर्सिफाइड प्ले रहेगा मेरे लिए। एंड बाकी जो मेरे पिक्स आएंगे वो थोड़ा मोर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, बट स्टेपल्स में मैं इन्हीं नामों के इर्द गिर्द घूमूंगा। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ पे बड़ा क्लियर क्रिस्टल व्यू दिया आपने कि एफएमसीजी में किसके साथ रहना है और किसको अवॉइड करना है इस वक्त। अच्छा राहुल, आज स्पेशली फॉर द डे, आई मीन आज जब सुबह सुबह हम इंश्योरेंस प्रीमियम के आंकड़े देख रहे थे मार्च महीने के, एक क्लियर आई थिंक डाइवर्जेंस था। मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं प्रैक्टिकली यही फील कर रहा हूँ। मैंने खुद अपनी, अगर आप देखें, जब इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज़ कर रहा हूँ, तो अब मैं LIC से हट के अब
प्राइवेट इंश्योरेंस की तरफ भी मूव कर रहा हूँ। ये पिछले 5-7 साल में और 2 साल में अंतर आया है। LIC के प्रीमियम में एक सब्सटेंशियल डिप, वहीं ICICI प्रू, वहीं SBI लाइफ, HDFC लाइफ के प्रीमियम्स में एक सब्सटेंशियल हाइक, बट स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग नहीं मिल पाते, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं मिल पाते। आपके इस सेक्टर पे अप्रोच क्या है इस वक्त? देखिए LIC पे हालांकि हमारा वी डोंट हैव अ स्टेटेड टारगेट, बट मैं आपको एक पैरेलल उदाहरण देता हूँ। मार्केट शेयर वही लूज़ कर सकता है जिसके पास मार्केट शेयर है। एक ज़माने में मारुति का भी मार्केट शेयर 80% था, कोलगेट का भी 100% था। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे कंपटीशन आता है यू विल फाइंड आउट कि वही है जिसके पास मार्केट शेयर है वही लूज़ कर पा सकता है टू अकोमोडेट द अदर प्लेयर्स। यस, LIC की डिस्ट्रीब्यूशन तो कमाल है और सब जानते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह की मार्जिन प्रोफाइल बाकियों की है वो LIC की नहीं है। एंड आई थिंक एक तरफ से जो यूलिप की भी हम बात करते हैं, आई थिंक जब मार्केट अच्छा करता है तो एक डेल्टा जो प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज को है वो भी काफ़ी हद तक मिल जाता है। आई थिंक इंश्योरेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, एक टाइम वाइज और प्राइस करेक्शन दोनों हो चुका है। आपको याद होगा HDFC लाइफ एक ज़माने में 4.5 टाइम्स प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू पे जाता था। आई थिंक आज वो नंबर क्लोज टू 2.5 टाइम्स हो चुका है। जो आंकड़े आप जो बता रहे हैं अभी जो आए, मैं उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि वो 31 मार्च का एक डेडलाइन था जहां पे आपको एक एडजस्टमेंट करना था और लोगों ने उसका फ़ायदा उठा लिया। लेकिन आई थिंक यहाँ से भी अगर आप स्ट्रक्चरली देखें तो सबके जो VNB मार्जिन्स हैं वीरू, ये पिछले 5-7 साल में अगर आप देखें 26-27% से जाके 32-33% हुए। तो एक प्रोडक्ट मिक्स जो है जो यूलिप में था, इट हैज़ मूव मोर टुवर्ड्स ट्रेडिशनल प्रोटेक्शन नॉन पार, जहां पे आपके मार्जिन्स बहुत हद तक हायर साइड पे हैं। अगर आप APE ग्रोथ की बात करें तो मुझे लगता है कि जो 4 बड़े लाइफ इंश्योरर्स हैं इसमें आप मैक्स को भी ऐड कर दीजिए, हालांकि मिड कैप स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि इनकी APE ग्रोथ भी 15-17% पे कंपाउंड हो सकती है। तो ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं मार्च का, थोड़ा एक आउटलायर है क्योंकि वो एक डेट के हिसाब से था, लेकिन प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन दोनों आपके फेवर में। और जो मैंने आपको ग्रोथ नंबर्स बताए हैं, हम फेली कॉन्फिडेंट है और आज की डेट में अगर मुझे निवेश करना होगा तो मैं इन चारों में से कोई भी 2 उठा लूंगा। आई थिंक दे आर रीजनेबली वैल्यूड। अभी भी SBI लाइफ, ICICI प्रू लाइफ थोड़ा डिस्काउंट जा रहे हैं SBI लाइफ से, बट इट वुड बी वन ऑफ द सेक्टर्स वेयर आई हैव कोर होल्डिंग्स फॉर श्योर। ओके, अच्छा, हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स आए हैं, वैसे आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, कुछ खास अपडेट है नहीं इसमें, तो ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हैं इसके ऊपर। राहुल, कोई नया फ्रेश आइडिया जो आपने निकाला हो या आपकी टीम ने निकाला हो जो हमने अब तक डिस्कस नहीं किया है या कम डिस्कस किया है? एक थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है अनुज, क्योंकि अगर आप किसी भी फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो उठा के देख लें तो 65-70% ऑफ देयर वेटेज उनका AUM पहले 100 स्टॉक्स में ही आ जाता है। आई थिंक टिपिकली वो क्या होता है 100 से 150 में वो फिर बोरिंग हो जाता है। हाँ, तो आई थिंक किसी भी फंड में वो जो 10 से 15% का वेट होता है ना, वो BSE 200 के बाहर होता है। बट आई थिंक जमुना ऑटो कुड बी वन नेम अनुज। आई थिंक जहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है मार्केट में, क्योंकि हम CV साइकिल पे काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं और उनके मेन जो क्लाइंट्स हैं वो अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स हैं। पैराबोलिक स्प्रिंग्स में एक मार्केट लीडर हैं, 40% प्लस का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 20% प्लस के मार्जिन हैं। फैंटास्टिक। आई थिंक उसमें एक ही दिक्कत है अनुज कि लिक्विड नाम नहीं है, तो इतने वॉल्यूम्स नहीं होते, लेकिन कंपनी बहुत हद तक अच्छी कर रही है। आई थिंक वो एक नाम है। दूसरा है बिरला कॉर्प। जब हम सीमेंट की चर्चा करते हैं तो टिपिकली अल्ट्राटेक, ACC, अंबुजा, JK ट्विंस, रैमको, श्री सीमेंट की बात करते हैं। बिरला कॉर्प पे ज़्यादा नहीं होता। आई थिंक जिस तरह की कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, और आई थिंक EV पर मेट्रिक टन पे अगर आप बाकी भी मिड कैप कंपनी से कंपेयर करेंगे, आपको 20 से 25% का डिस्काउंट तो अवश्य मिलेगा। आई थिंक ऑब्वियसली बिरला कॉर्प में एक लेगेसी इशू रही है अबाउट मैनेजमेंट कंट्रोल, और कुछ केसेस आज भी चल रहे हैं। बट आई थिंक अगर कोर बिजनेस पे आप लें तो आई थिंक दिस कुड बी लैंड अप बीइंग एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग आइडिया एज वेल। और तीसरा अनुज, आई थिंक अगर थोड़ा रूरल रिवाइव हो जाता है तो एक स्टॉक जो कोलैप्स हो चुका है और जो चर्चा में ही नहीं आती आज की डेट में, वो है V-Mart रिटेल। It used to be the darling of the stock market not too long back. I think institutional holding ऐसा शायद ही कोई फंड था जिसके पास V-Mart की होल्डिंग नहीं थी। I think ये if I'm not mistaken ये हाई में 3500-4000 भी शायद चला गया था। I think आज की डेट में उसका आधा हो चुका है। तो I think अगर रूरल रिवाइव हो जाता है, ये भी एक नाम है जो जहन में आ रहा है कि I think अच्छा कर सकता है। एंड आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स में आप विनती ऑर्गेनिक्स को देख सकते हैं। आई मीन हमें आज भी लगता है कि 25% से उनकी ऑपरेटिंग अर्निंग्स कंपाउंड कर सकती हैं। ATBS में मार्केट लीडर हैं।
आई थिंक करीबन 20 या 22 टाइम का वैल्यूएशन मल्टीपल है FY25 पे, आई थिंक वहाँ भी हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आई थिंक हमने ज़्यादा पहले कभी चर्चा नहीं की है इनके बारे में, जो जहन में आ रहे हैं, जो मुझे लगता है कि अर्निंग्स विजिबिलिटी भी है, कुछ मार्केट लीडर्स भी हैं। इनमें एक ही कैवेट देना चाहूँगा अनुज, जब आपके व्यूअर्स खरीदेंगे इसमें एक इम्पैक्ट कॉस्ट नाम की चीज़ होती है, तो आई थिंक यू हैव टू फैक्टर दैट इनटू योर परचेज व्हेनेवर यू आर बाइंग और सेलिंग एन इलिक्विड स्टॉक, क्योंकि अगर आपके पास जितने, समझो आपके पास चाहे 5 लाख का माल हो या 5 करोड़ का माल हो, अगर इलिक्विड स्टॉक है तो आपको वो अपसाइड में जो आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हो, यू हैव टू फैक्टर इन द इम्पैक्ट कॉस्ट। तो वो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा इन सम ऑफ दीज नेम्स दैट वुड बी एप्लीकेबल। बिल्कुल, देखिए 4 स्टॉक्स की बात हुई मिड कैप स्पेस में, जमुना ऑटो, बिरला कॉर्प, वी मार्ट और विनती ऑर्गेनिक्स। लेकिन प्लीज़ समझ लीजिए कि ये कोई BTST ट्रेड्स नहीं है, ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं, और अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है तभी लें। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप कोई भी क्वांटिटी लेंगे इसमें, क्योंकि वॉल्यूम थोड़े कम होते हैं, तो एक इम्पैक्ट कॉस्ट आएगा उसका, और हो सकता है कि आपके लेने के बाद ये स्टॉक शायद आपकी खरीद प्राइस से नीचे भी आपको दिखाई दे, तो उसमें फिर परेशान ना होइए, क्योंकि ये एक जो जैसे राहुल बता रहे हैं, एक थोड़े से लॉन्ग टर्म आइडियाज़ हैं। ये चारों आपकी स्क्रीन पर हैं और आप नोट कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा राहुल, पिछली बार जब आप आए थे तो आपने कहा था कि जो न्यू एज स्टॉक्स, इनमें से कुछ स्टॉक्स आपको अब अच्छे लग रहे थे, जैसे पेटीएम की बात हुई थी, वो आपको अच्छा लग रहा था, और पेटीएम ने काफ़ी रिसेंटली आउट परफॉर्म भी किया है। PB फिनटेक ने काफ़ी अच्छा किया है रिसेंटली। इस कैटेगरी में कोई और स्टॉक जो आपको अब अच्छा लग रहा हो? आई थिंक अनुज इंक्रीमेंटली तो हमने ऐसे कोई देखे नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वी आर एक्चुअली वेरी चूजी, बिकॉज हम लोग बहुत काम करते हैं बिफोर वी ट्रैक अ स्टॉक। लेकिन आपने पेटीएम या न्यू एज की जिक्र किया। आई थिंक पेटीएम और नायका में मैं एक चीज़ को आपके व्यूअर्स को थोड़ा ध्यान वहाँ पे ले जाऊँगा कि रिलायंस इज एंटरिंग थ्रू जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द ब्यूटी प्रोडक्ट स्पेस इन अ वेरी वेरी अग्रेसिव वे। तो आई थिंक इन दोनों में एक कंपेटिटिव इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ सकती है। आई थिंक कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस पे भी उसका शायद एक इम्पैक्ट आया है, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे अनुज, आपके प्रमोटर हैं, तो उनका 1:1 का बोनस, जो नॉट बोनस बट शेयर रेशियो जो है वो 1:1 है। तो आप इमेजिन, हाँ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या मार्केट कैप पे शायद RJFS जब लिस्ट होगा तो वो क्या मार्केट कैप पे लिस्ट होगा। तो आई थिंक थोड़ा एक ब्रंच शायद बजाज फाइनेंस और पेटीएम पे आ सकता है। और नायका का भी आई थिंक जिस तरह से दे आर गेटिंग इनटू ब्यूटी एंड वेलनेस एंड अपैरल्स, आई थिंक कुछ डिजाइनर्स में भी उन्होंने स्टेक लिया हुआ है। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो न्यू एज में, जो जैसे बोल रहे हैं ना, देखिए डिस्ट्रप्टर्स में भी डिस्ट्रप्टेड, राइट। और RJFS में ऑब्वियसली KV कामत भी आ चुके हैं। तो आई थिंक कुछ ना कुछ बड़ा प्लान तो होगा ही, जो आगे जाके पता चलेगा। बट आई थिंक राइट नाउ अनुज, क्योंकि बाजार जैसे हमने चर्चा शुरू की, रेंज बाउंड रहा है, इतने प्रॉफिटेबल कंपनीज मेरे को अच्छे भाव पे मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको ये न्यू एज स्टॉक्स में, अगर आपने नीचे के स्तर में लिए थे, आपका अच्छा खासा पैसा बना है अगर आपने ट्रेड किया है, राइट। आई थिंक पेटीएम 30-40% बढ़ चुका है, देन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट फ्रॉम हियर आई थिंक इफ द कंपेटिटिव इंटेंसिटी इंक्रीजेस, थोड़ा आपको एट द मार्जिन वॉचफुल रहना पड़ेगा। पर मैं यही मान के चलूँगा कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में आपको थोड़ी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आज की डेट में। एक यही बड़ा ट्रिगर हो सकता है अनुज, के अगर 3-4 साल में अगर ये कंपनी जोमेटो, पेटीएम, PB फिनटेक एक्सेट्रा, इफ दे टर्न ऑपरेटिंग, कुछ लोग ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हो चुके हैं, कुछ करीब हैं, लेकिन अगर वो फ्री कैश फ्लो के करीब आए तो इनमें रीरेटिंग पोटेंशियल हो सकती है। पर आई थिंक वो थोड़ा, जैसे हम बोलते हैं ना, 5 साल का व्यू लेके भूल जाओ, तो उस लेवल का लीप ऑफ फेथ आपको रहना पड़ेगा, जो मुझे लगता है इस बाजार में आज की डेट में किसी इन्वेस्टर को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओके, वीरू के पास एक सवाल है। वीरू, अच्छा राहुल, एक ऐसा घोड़ा जिस पे आपने दाव लगाया और वो अब तक ताबड़तोड़ दौड़ रहा है, एंड दैट्स इंडियन होटल, कोई लिक्विडेट करने की मंशा या फिर अभी भी होल्ड करेंगे? कौन से स्टॉक वीरू? इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स, आप मुझे भाव बता पाएंगे इंडियन होटल्स का? 340। तो आई थिंक वीरू, ये मुझे लगता है 400 के करीब, मुझे लगता है कि स्टॉक शायद टॉप आउट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी रूम है कि ये थोड़ा और यहाँ से बढ़ सके। आई थिंक बहुत अच्छा रन रहा है। आई थिंक कोविड का लो 65 था, 65 से 300 जो भी है अभी 340, इट्स बिन अ रिमार्केबल रन। लेकिन वीरू, आई थिंक इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि एज ऑफ टुडे होटल्स आर ऑपरेटिंग एट पीक रेवेन्यू, पीक ऑक्यूपेंसी, पीक ARR, एंड जो उनकी कॉस्ट सेविंग्स थी वो ऑलरेडी एनालिस्ट ने मॉडल इन कर ली हैं। तो आई थिंक जब आप सब कुछ पीक पे ले रहे हैं,
डिसअपॉइंटमेंट के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। एंड आई थिंक ऑलरेडी अगर आप होटल स्टॉक्स को देखें, ये 23-24 1 ईयर फॉरवर्ड के EV EBITDA पे ऑलरेडी चले गए हैं। आई थिंक एज दे स्टार्ट गेटिंग इनटू द हायर 20s आपको और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। मैं कहूँगा कि अगर आपका पैसा बन चुका है, आपने अगर 100, 200, 250 पे भी लिया है, आई वुड से कि यू कैन होल्ड इट, लेकिन एट सम पॉइंट look at making the switch from Indian hotels to Westlife. I think that would be a good switch trade to make. हम अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी ये एडवाइस करें, तो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ जो मैं अपने क्लाइंट्स को नहीं बोल रहा हूँ, बट आई थिंक इतना रिमार्केबल रन रहा है इंडियन होटल्स का, बट आई थिंक कि ये करीबन 400 के आसपास अगर स्टॉक चला गया बिटवीन 375 एंड 400, ये मतलब आप बोले ना, ये ब्लू स्काई फिर प्राइस इन कर जाएगा वो, तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि बाय टुडे, आज की डेट में भी बाय है, बट कीप अ वॉच द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक एंड नो व्हेन टू एग्जिट दिस कंपनी। ओके राहुल, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हैव अ गुड वीकेंड। आप भी, थैंक यू। और वीकेंड पे आपसे बात करेंगे खैर अलग से ऑफ कैमरा भी, लेकिन थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, ये राहुल से बात हुई और इस बीच में मार्केट वहीं का वहीं रहा, हल्का सा भी मूव नहीं। निफ्टी अभी भी करीब 9 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी करीब 107 पॉइंट नीचे। चलिए काम करते हैं, डीलिंग रूम का जायजा लेने से पहले क्विकली BTST कॉल्स निपटा देते हैं, फिर गाबा सर आपसे शुरुआत करेंगे, आपकी BTST ट्रेड। यस, आज मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है आरती इंडस्ट्रीज, ट्रेड कर रहा है 555 के आसपास, अब मूव मिला, 5 दिन का एक कंसोलिडेशन हुआ या थोड़ा करेक्शन टाइम वाइज हुआ, फिर एक अप मूव शुरू हुआ है। 545 का स्टॉप लगाना चाहिए आरती इंडस्ट्रीज। मुझे लगता है ये करीब जा तो रहा है 600 की तरफ, लेकिन मेरे हिसाब से 570 एक रीजनेबल टारगेट रहे मंडे के लिए आरती इंडस्ट्रीज। ओके, आरती इंडस्ट्रीज। प्रकाश सर, आपने जो स्टॉक पिक किया ना 556 रुपये 10 पैसे पे, इस पर बहुत अच्छी महारत कविता जी की है। कविता जी, आपका आरती इंडस्ट्रीज आज इन्होंने पिक कर लिया, आपकी शोभा पे, आरती पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा, आप क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? ओके, तो शोभा आरती तो नहीं, बट अभी मैं जो स्टॉक बोल रही हूँ वो यूजुअली मैं रिकमेंड नहीं करती, बट अभी रेडिको खैतान आप देखिए वहां एक अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर ये बनता हुआ दिख रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर फेवरेबल है। 1140 के टारगेट्स के लिए रेडिको खैतान में एक बाय पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1110 का। ओके, रेडिको खैतान पर दाम लगाना है। चलिए काम करते हैं, बाकी की ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन एक बार यतिन के पास भी चले जाते हैं और एक बार जरा डीलिंग रूम से उनको क्या पिक्स मिल रही हैं और वो भी जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज जी। और देखिए, सबसे पहले नज़र रहेगी ICICI बैंक पे। कल रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट्स के पहले आपको थोड़ा लॉन्ग बायस दिख रहा है HNIs की तरफ से। इनफैक्ट ICICI बैंक के काउंटर है जहां डीलर्स अपने क्लाइंट्स को कॉल ऑप्शंस के जरिए खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है यहाँ से काउंटर में 3-4% की अपसाइड आपको मिलेगी धीरे धीरे। तो ये देखा जाएगा रिजल्ट्स कैसे आते हैं। एक्सपेक्टेशन तो है काफ़ी हेल्दी ग्रोथ रहने वाली है क्वार्टर में, और शनिवार को जब रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेगा कैसे स्टॉक खुलेगा मंडे को। तो रिलायंस, ICICI बैंक, ये 2 रिजल्ट्स पे नजर है। रिजल्ट्स के पहले यहाँ डीलर्स खरीदारी कर रहे हैं। ICICI बैंक के अलावा FMCG स्टॉक्स में आज खरीदारी दिख रही है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जब मैंने लास्ट चेक किया था 1.5% ऊपर था, लगभग डेज हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं और उनको लगता है यहाँ BTST का ट्रेड ले सकते हैं 15 से 20 रुपए की अपसाइड के लिए। ओके, चलिए, तो ये 2 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पर, ICICI बैंक और गोदरेज कंज्यूमर, जो डीलिंग रूम से यतिन को डीलर्स बता रहे हैं कहाँ पर दाम लगाना है। अब BTST कॉल्स के लिए वापस चलते हैं। राजेश जी बताइए, BTST या STBT? अनुज जी, देखिए मैं बाय करके ही जाऊंगा और बाय वही करूंगा कमेंस इंडिया, जो मैंने कल मार्केट ओपनिंग के बाद दिया था। देखिए, कमेंस में एक टारगेट हमने आइडेंटिफाई किया था 1560, 1565 का यहाँ पे हाई लगा कि ये कूल ऑफ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो कूल ऑफ है ये अच्छी बात है, यहाँ पे फिर से एक री एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इट्स अ बाय इन कमेंस इंडिया। 1545 करंट मार्केट प्राइस है, 1525 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा करीबन 1580 से लेके 1600। तो आई एम स्टिल बुलिश ऑन कमेंस इंडिया, सो बाय कमेंस। कमेंस आपका ट्रेड होगा, कन्वर्शन ट्रेड। समित, आप रुचित, आपका ट्रेड क्या होगा, माफ कीजिएगा? BTST के लिए बंधन बैंक लेके जाने की सलाह होगा। आज क्लियर एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है स्टॉक में, जहाँ पे बैंक निफ्टी 140 पॉइंट डाउन होने के बावजूद ये स्टॉक में
डिसेंट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अप्रूव है, लगभग डे हाइज के आसपास ही क्लोजिंग दे रहा है, तो ये काफी अच्छे साइन है। तो करंट लेवल्स पे 214 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके जाए 232 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो बंधन बैंक पर इस समय BTST। सुदीप, आपकी ट्रेड? अरुण जी, मेरा BTST होगा मजगांव डॉक पे। हम ये देख रहे हैं कि लास्ट 4-5 दिन से स्टॉक 700 और 720 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, और आज अभी पिछले थोड़ी देर के लास्ट 1 घंटे में स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ। तो अराउंड 734-735 का के करंट मार्केट प्राइस से 720 के स्टॉप लॉस से 775 के टारगेट के लिए मैं मजगांव डॉक में BTST करके जाना चाहूंगा। मजगांव डॉक अभी जो डिफेंस के स्टॉक्स में थे उसमें से ये अपीयर हो रहा था मेरे स्क्रीन पे, अच्छा मूव देता हुआ। समित, आपके ट्रेड कैरी करेंगे? देखिए, रिसेंटली फार्मा स्टॉक्स में एक बड़े स्लम्बर फेज के बाद एक अच्छा ट्रैक्शन हमने रिसेंटली देखा है, तो लुपिन इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर काफी ज्यादा एनकरेजिंग लग रहा है। स्टॉक ने ये वीक अच्छा परफॉर्म भी किया, और आज भी अगर हम देखें तो सुबह से काफी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में दिख रहा है। तो नेक्स्ट वीक के लिए भी हमें लगता है कि लुपिन यहाँ से 700 का लेवल सरपास कर सकता है, तो यहाँ पे इमीडिएटली 720 के टारगेट्स होंगे। 682 के स्टॉप लॉस से लुपिन करंट लेवल पे यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, जरा एक बार फिर मार्केट को रिविजिट किया जाए। निफ्टी फिर सिर्फ 5 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी करीब 188 पॉइंट नीचे। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस है, और ये पूरी की पूरी डिक्लाइन ICICI बैंक की वजह से। इनफैक्ट एक बार ICICI बैंक का चार्ट लेकर आइए जरा इंट्राडे में, और उसका जरा मूव देख लेते हैं। ICICI बैंक, ये देखिए डे लो पर ICICI बैंक इस समय। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि क्या मार्केट थोड़ा नर्वस हो रहा है ICICI बैंक के नंबर से पहले, या दूसरी तरफ अगर आप रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कई बार पिछले दिन का मूव जो रहा है रिजल्ट के बाद उसका एकदम ऑपोजिट मूव आता है। और एक तरीके से अच्छा है कि नंबर्स में कोई बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेक्टेशन के साथ आप नहीं जा रहे हैं, स्टॉक वाइज एटलीस्ट। तो देखते हैं ICICI बैंक के नंबर्स कैसे आते हैं, किस तरीके से ये स्टॉक बिहेव करता है। लेकिन अब एक काम करते हैं, फ्राइडे है तो बात कर लेते हैं खिलाड़ी नंबर 1 की। इस हफ्ते 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच हुए मुकाबले में प्रशांत सावंत बने अप्रैल मंथ के खिलाड़ी नंबर 1। प्रशांत ने 21% के दमदार रिटर्न दिए हैं। अब बात करते हैं प्रशांत सावंत से। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, मुबारक हो आपको। जी अनुज जी, गुड आफ्टरनून। तो बताइए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही और कैसे जनरेट किया आपने 21% का रिटर्न? जी अनुज जी, सबसे पहली बात तो बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स पे ध्यान रखा था। इनफैक्ट एक जो पोजिशनल ट्रेड में हफ्ते की शुरुआत से देख रहा था बाटा, वो मैंने कभी इंक्लूड नहीं किया, वरना शायद रिटर्न अच्छे होते। बट मेरा ध्यान इस पूरे हफ्ते फैक्ट और पूना वाला पे था। फिर बीच में मुझे प्रिज्म जॉनसन और ब्रेमंड में अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दिया। तो हमेशा मैं सलाह देता हूँ कि जहां आपको दिखता है कि पोजीशन आपके खिलाफ जा रही है, वहां आपको इमीडिएट एग्जिट लेना बेहतर होता है, ताकि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको जब मिले तो आप उसमें अच्छे से राइड कर सकते हो। वही स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की, और शायद उसी वजह से रिटर्न्स अच्छे बने। प्रशांत जी, बहुत अच्छा गेम शो खेला आपने इस बार ये, और आपके अगर आप देखिए जो अच्छे अच्छे रेट्स थे वो स्क्रीन पे फैक्ट और प्रिज्म जॉनसन, बुरा वाला फिनकॉर्प और रेमंड्स और लेमन ट्री, क्या गजब का स्विंग दिया इन सभी स्टॉक्स ने। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस हफ्ते ये गेम शो खेला। अच्छा प्रशांत, एक चीज़ पूछूं आपसे यहाँ पर, आज भी ये बाजार अपना वो 17,550 का लेवल सिक्योर करके ले गया, बैंक निफ्टी 42,000 सिक्योर करके ले गया। अगर रिलायंस और ICICI बैंक बाजार के हक में रहे तो आपका अगले हफ्ते का प्राइस आउटलुक क्या है निफ्टी का? जी बीरू जी, मुझे लग रहा है कि ICICI के नतीजे अच्छे आएंगे, ऐसा मुझे प्राइस से लग रहा है। रिलायंस थोड़ा सा चॉपी हो सकता है, और इसलिए जो मेरी राय है, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी शायद शुरुआत में आउट परफॉर्म करेगा। निफ्टी शायद एक डिप ले सकता है। वो डिप कहां तक होगी? करीबन 17,540-50 फ्यूचर्स में, वहां से निफ्टी बाउंस करेगा, ऐसा जो मेरा एनालिसिस है वो कह रहा है। ओवरऑल इंडेक्स जब तक इस जोन के बाहर नहीं आता, यानी फ्यूचर्स में 17,750 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलता, तब तक जो हमने ये हफ्ता देखा, यानी शायद ये पिछले कई महीनों में सबसे डिफिकल्ट हफ्ता इंडेक्स वाइज था, हम शायद हर रोज वही नंबर देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सोमवार को शायद एक डिसिसिव मूव हमें मिल जाए। और ओवरऑल मुझे लगता है अगर शुरुआत में 17,550, 540 इस जोन में मिल जाए फ्यूचर्स में, वहां से एक लॉन्ग इनिशिएट हो सकता है। ओके, चलिए प्रशांत जी, वीकेंड एंजॉय करिए, फिर मंडे को मुलाकात होगी आपसे। ओके, अब
F&O बैन की अपडेट ले लेते हैं। एक दो स्टॉक्स बैन में जा सकते हैं, इंडियाबुल्स हाउसिंग और जी एंटरटेनमेंट। इंडियाबुल्स हाउसिंग में 92.25% पोजीशन हो चुकी हैं और जी एंटरटेनमेंट में 91.35% पोजीशन इस समय क्रॉस हो चुकी हैं और अगले हफ्ते एक्सपायरी है। तो राजेश जी, कोई ट्रेड लिया जा सकता है इन दोनों स्टॉक्स में से किसी में भी, क्योंकि अगले हफ्ते शायद मार्केट मौका ना दे। अनुज जी देखिए, स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें तो जी एंटरटेनमेंट का स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है और सबसे बड़ी बात है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेयर ग्रिप में है। तो जो पुल बैक मिला, रिलीफ रैली मिली, उसके बाद ये फिर से करेक्टिव हो रहा है। अगर आप इसको प्योरली टेक्निकली देखें तो 200 के नीचे यहाँ पे सेल बनेगा। इसका सपोर्ट बनेगा अगर आप देखें इमीडिएट सपोर्ट फ्यूचर में करीबन 186 के आसपास है। तो आप कह सकते हैं कि करंट लेवल से 10 रुपए का फॉल वो जी एंटरटेनमेंट में आना चाहिए। तो वीकनेस तो जी के साथ ही है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो 200 के आसपास आपको रखना पड़ेगा। ओके चलिए, ये थे डेरिवेटिव्स के अपडेट। अब एक काम करते हैं, मार्केट ब्रेक देखते हैं। याद रखिएगा एक बार फिर से हम उसी अपनी रेंज में जा रहे हैं क्लोज होने की तैयारी करते हुए। और पिछले 3 दिन की बॉडी को अगर आप देखें ना, एग्जैक्टली उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है, क्लोज जो है वो सेम आ रहा है। 3 सेशन लॉन्ग 21 ITC एट ऑल टाइम हाई, बंधन बैंक ब्रिटानिया एक स्ट्रॉन्ग मूव और श्रीराम फाइनेंस और SBI कार्ड्स यहाँ पे लॉन्ग रहा। लेकिन अगर किसी स्टॉक के सहारे इस बाजार ने आज के अपने डाउन साइड को सिक्योर कर रहा है तो वो है ITC। बाकी शॉर्ट कवरिंग वोडाफोन आइडिया में, आरती इंडस्ट्रीज में, पेज इंडस्ट्रीज, TCS और टेक्नोलॉजीज। और साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग देखें, मतलब सॉरी शॉर्ट कवरिंग, जो शॉर्ट कवरिंग थी वो कहाँ पे थी? ये थी IT के मेजर्स में, TCS में और HCL टेक्नोलॉजीज में। फिर आते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट का आंकड़ा। लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट का आंकड़ा, ये शॉर्ट बिल्डअप है ICICI प्रूव में, इंडिया सीमेंट्स में, मैक्स फाइनेंशियल्स में, HDFC लाइफ और हिंदुस्तान कॉपर में। और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी आज ओबरा रियल्टी में, डालमिया भारत में, इंडिया मार्ट में, TVS मोटर्स में और JK सीमेंट में। एक बार TVS मोटर्स का टेक इस चार्ट स्क्रीन पे लेके आइएगा। TVS मोटर्स ने आज थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग विटनेस करी, बट बहुत से लोग इस पे लॉन्ग हैं, पोजिशनली लॉन्ग हैं, ट्रेड्स के हिसाब से लॉन्ग हैं। राजेश जी, आज इसका क्लोज काफ़ी ख़राब है और आज इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को छुआ, बट क्लोज अभी उसके ऊपर ही है। मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से आपका व्यू क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी देखिए, एक्सपायरी सामने है, यहाँ पे ऊपर से ये हल्का हो रहा है, इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे है। तो इसका मतलब जो है लिक्विडेशन होता रहता है, तो यहाँ पे 1060 तक के फिसल सकता है। रही बात आप लेवल्स की, तो आपने बिल्कुल सही कहा, 50 डे में 1085 के आसपास है, तो एक छोटा पुल बैक मिल सकता है, लेकिन सेल साइड की पोजीशन रहेगी। तो यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन रखनी है तो 1060 के टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं। आपको सेल करना है तो आपको करीबन 1100-1110 के ट्रेजेक्ट में करना है, 1120 का स्टॉप लॉस। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, लॉन्ग रहेगा तो इट्स बेटर टू अवॉइड। लॉन्ग रहेगा तो बेटर टू अवॉइड। इस वीक का जो परफॉर्मेंस रहा है उसमें आप नोटिस करेंगे सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर क्या रहा है इस वीक का, कोई गेस नहीं कर पाएगा। नेस्ले इस वीक बहुत क्वाइटली, स्लोली, और हमने डिस्कस भी किया है स्टॉक को, 5% मूव दिखा चुका है, 5.5% इस हफ्ते ये स्टॉक मूव दिखा चुका है और अपने ऑल टाइम हाई से अब ये सिर्फ 2.5% दूर रह गया है नेस्ले। नॉर्मली इसकी बात नहीं करते हैं सब, ITC, एशियन पेंट्स और ITC की जितनी चर्चा हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली उसने लाइफ टाइम हाई बनाया, लेकिन एक्चुअली स्टॉक ऑफ दिस वीक अपसाइड पे नेस्ले 5-5.5% ऊपर और डाउन साइड पे ऑब्वियसली इन्फोसिस करीब 11.5% नीचे। गावा सर, नेस्ले नेक्स्ट वीक क्या ऑल टाइम हाई बनाएगा और क्या अभी भी बाय किया जाए इसको? एक्चुअली सेफ स्टॉक है नेस्ले, डिफेंसिव है लेकिन सेफ है। 20,500 के आसपास चल रहा है, मेरे ख्याल से बाय एंड होल्ड स्टॉक है। 20,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, न्यू हाई बनेगा नहीं बनेगा पता करना मुश्किल है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 21,000 जो रिसेंट हाई देखा था वो पार कर ले, बिल्कुल लेना चाहिए। नेस्ले आपकी स्क्रीन पे 20,495 गजब का अगर आप देखें इस हफ्ते का मूव रहा, और स्पेशली 17 अप्रैल और आपका जो 18 अप्रैल का स्विंग था, यानी मंडे ट्यूसडे का स्विंग इतना वाइल्ड था कि पूछे मत। ये स्टॉक 19,573 से लेकर समझ लीजिएगा कि 20,672 का स्विंग देखे आया, गजब स्विंग था यहाँ पर। हालांकि अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखें, अब एक दो स्टॉक्स में मेंशन कर देता हूँ। आइडिया की तो खैर कहानी डिफरेंट थी ऑल टुगेदर, न्यूज़ जीवन काफ़ी अगर आप देखें इम्पैक्ट था। आरती इंडस्ट्रीज एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, पेज इंडस्ट्रीज आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग रहा है इस स्टॉक में और 40,300 के आसपास।
और टीसीएस में एक पुल बैक रहा और टीसीएस ने आज अगर आप देखें एक पुल बैक देकर एक थोड़ी सी सिक्योर ट्रेजेक्ट्री को रिगेन करने की कोशिश करी। याद रखिएगा निफ्टी आईटी में आज 1 2 3 4 5 सेशन के बाद एक हल्की सी छोटी सी ग्रीन कैंडल विजिबल थी। बाकी आईटीसी के लिए आज का दिन धमाकेदार रहा। एट ऑल टाइम हाई 486 ये ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। बर्जर पेंट्स आज एक अच्छा पुल बैक था, एक सस्टेनेबल पुल बैक, जहां तक ये जो तेजी थी ये अंतिम पड़ाव तक कायम रही। और फार्मा स्पेस में आज इप्का लैब क्लोज अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। याद रखिएगा इप्का लैब का ये 100 डिमा के ऊपर जो क्लोज आ रहा है ये 3 नवंबर 2022 के बाद पहली बार इप्का इस प्राइस पे जाके सेटल हुआ है। और नहीं भूल पाएंगे हम लुपिन को। लुपिन का मूव अच्छा रहा, लेकिन शायद अगर अब मैं एवरेजेस से इसकी फाइट देखूं, यानी जिस तरीके से टकराता है स्टॉक उतना अच्छा क्लोज नहीं है, बट स्टिल आई मीन प्राइस वाइज एक अच्छा क्लोज है। और एक स्टॉक और मिड कैप आईटी में विप्रो हल्का सा पुल बैक रहा 368-65 की ट्रैजेक्टरी में। ओबराय रियल्टी आज ये स्टॉक सिंक हुआ, बहुत तहजीब से सिंक हुआ और बीएलएफ दोनों में गिरावट थी। बाकी आज किन काउंटर्स में अच्छी गिरावट थी, डालमिया भारत सीमेंट में 2 दिन से अगर आप देखें इस स्टॉक में सेलिंग है। इंडिया मार्ट, टीवीएस मोटर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, एचडीएफसी लाइफ ओपनिंग स्ट्रॉन्ग हुई लेकिन कोलैप्स हुआ। प्रॉफिट्स बुकिंग में अगर आप देखेंगे स्टॉक कन्वर्ट हो गया। सेम इज द केस विद आईसीआईसीआई प्रू, स्ट्रॉन्ग खुला लेकिन कोलैप्स हुआ। उसके बाद जेके सीमेंट स्पेस में याद रखिएगा 3 दिन से सबसे ज्यादा शॉर्टिंग विजिबल है। अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिया सीमेंट, जेके सीमेंट, डालमिया भारत सब में काफी शॉर्टिंग है। और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये भी खुला स्ट्रॉन्ग लेकिन कोलैप्स हो गया। और जेके सीमेंट आपकी स्क्रीन पे 2863 पे खुला स्ट्रॉन्ग लेकिन कोलैप्स हो गया। चलते हैं अब अनुज के पास बड़ी वॉल पे इस क्लोजिंग को देखने के लिए, समझने के लिए। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू वीरू। और एक बहुत ही मैं कहूँगा कि तंग करने वाले हफ्ते की जैसे कहते हैं एक क्लाइमैक्स फाइनली। और बहुत लोग कहेंगे कि थैंक गॉड दिस वीक इज ओवर और अगले हफ्ते शायद मंथली एक्सपायरी है, तो उसकी वजह से शायद मार्केट में उस रेंज से हम बाहर आ पाएँ। लेकिन देखिए मंडे के हाई और मंडे के लो उसके बीच में ही रहे हम पांचों के पांचों दिन। आज हालांकि लो हमने ब्रीच जरूर किया मंडे वाला, लेकिन सिर्फ 20 पॉइंट्स और वापस इमीडिएटली उस रेंज में आ गए। तो निफ्टी आज के लिए 8 पॉइंट नीचे। लेकिन आज एक जो इंटरेस्टिंग चीज हुई, बैंक वर्सेस आईटी, नॉर्मली ये उल्टी होती है पिक्चर। आज आईटी में ग्रीन बार बना, जैसा वीरू ने भी कहा 170 पॉइंट ऊपर, और उतना ही बैंक निफ्टी गिरा 170 पॉइंट नीचे। ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी ने भी अपना मंडे का बहुत सक्सेसफुली डिफेंड किया। आज एक और जो चीज हुई, मिड कैप जिसने लगातार आउट परफॉर्म किया था, आज उसने अंडर परफॉर्म किया, करीब करीब 0.5% का डिक्लाइन मिड कैप इंडेक्स में। और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज डिक्लाइन रहा। और यही कारण है कि एडवांस डिक्लाइन आज डिक्लाइंस के फेवर में था। 1100 एडवांसिंग स्टॉक्स, 1700 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। लेकिन वीकली परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो मिड कैप्स की वीकली परफॉर्मेंस बेटर रही। बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस लेकर आइए एक बार जरा स्क्रीन पर। आज एफएमसीजी ने काफ़ी अच्छा किया। ये आज का इंडेक्स ऑफ द डे था। क्लियरली ऑलमोस्ट 1% का मूव यहाँ पर 400 पॉइंट ऊपर। और बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस में फार्मा ने थोड़ा अच्छा किया 0.5% ऊपर। ऑटोज 1% नीचे, यहाँ पर अच्छा खासा डिक्लाइन आज। और एक बार मेटल्स देख लेते हैं, 1.5% नीचे मेटल्स इंडेक्स, और फार्मा भी आज थोड़ा सा नीचे ही रहा। तो अब एक काम करते हैं, एक बार जरा देख लेते हैं निफ्टी का हीट मैप और लेकर आते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर सौदे बने। सबसे पहले शुरुआत तेजी के स्टॉक से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ऑफ द वीक, वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द वीक था आईटीसी, करीब 2% ऊपर। आज ब्रिटानिया ने अच्छी छलांग लगाई 2% ऊपर। टीसीएस बाय द एंड ऑफ द डे काफ़ी अच्छा करता हुआ, करीब करीब 2% ऊपर। विप्रो 1.5% ऊपर। एचसीएल टेक में अच्छा मूव। तो टुवर्ड्स द एंड एटलीस्ट आईटी ने थोड़ी सी राहत दिखाई। इन्फोसिस भी ग्रीन में आ गया, इस लेवल की राहत दिखाई। कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कुछ और स्टॉक्स थे जो ऊपर थे। नीचे एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा, अदानी, हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ, टाटा स्टील, बेसिकली मेटल्स, ऑटो स्टॉक्स, मारुति और टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज लोअर लेवल पर। लेकिन वीरू फाइनली हफ्ता खत्म। फाइनली हफ्ता खत्म। अनुज, आपने और मैंने सब जो झेला है ना, वो याद रहेगा कई ज़माने तक। मतलब वो जो मंडे की कैंडल थी उसके ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर ये पूरा हफ्ता गुजर गया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जब आईसीआईसीआई बैंक के और रिलायंस के नंबर आ जाएं तो ये बाजार एक क्लियर मैंडेट दे, अच्छा स्वरूप और संकेत दे और अच्छी तरीके से चले, जहां भी चले, ऊपर चले नीचे चले। बट अनुज और मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी मंडे मॉर्निंग कॉल में, उससे पहले मुनाफे की तैयारी में। और नीरज जी, हर्षदा, मैं और आशीष होंगे मौजूद। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।
Bhongia Steel presents मजबूत स्टॉक